चलिए दोस्तों, तो हमारी यूथ कंपटीशन टाइम्स जो बुक है उसका जो हमारा 5वां चैप्टर है, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण शहरी जनजातीय मुद्दे क्या क्या हैं, सामाजिक संरचना क्या है उत्तर प्रदेश की, त्योहार उत्तर प्रदेश में मेले, संगीत, लोक नृत्य, भाषा एवं साहित्य, बोली, सामाजिक प्रथाएं तथा पर्यटन, इन सारी चीज़ों के बारे में हम 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वो 20-22 क्वेश्चन है, उसके माध्यम से इन सारी चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे एक एक करके। चलिए सारे प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा शुरू होता है, उत्तर प्रदेश सॉरी, पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर प्रदेश में हम जानते हैं कि सभी हमारे उत्तर प्रदेश में भी लगभग लगभग सभी धर्म के लोग रहते हैं। ज़्यादातर हिंदू, फिर मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सारे धर्म के लोग रहते हैं। तो इनके त्योहार भी मनाए जाते हैं। त्योहार क्या होता है? मेल जोल बढ़ाने का काम होता है, खुशियों का प्रतीक होता है। इसमें लोग अच्छा अच्छा पकवान बनाकर खाते हैं, अपने धार्मिक रीति रिवाज मनाते हैं, धर्म से जुड़ा हुआ होता है, संस्कृति से जुड़ा हुआ होता है। त्योहार लोगों के जीवन में खुशियों का संचार करता है, उनको लोगों को उनकी संस्कृति से जोड़ता है, ठीक है, और आपस में मेल मिलाप को बढ़ावा देता है। तो अगर बढ़ाए, पहला प्रश्न है क्या, उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो कौन कौन से त्योहार, तो उत्तर शुरू करते हैं। पर्व, इसको तो किसी तरह आप, अगर आएगा प्रश्न लिखने के लिए तो आप कैसे भी लिख सकते हो। पर्व, उत्सव, त्योहार तथा मेले किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन के प्रतीक होते हैं। इससे लोगों के दैनिक जीवन में खुशी और परिवर्तन का संचार होता है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग निवास करते हैं। इन लोगों द्वारा समय समय पर विभिन्न पर्व, त्योहार और मेलों को मनाया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में रहने वाले विभिन्न धर्मों के लोग और उनके द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार, तो कौन कौन से? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी। तो हिंदू धर्म द्वारा जो हम देखते हैं बहुत सारे मनाए जाते हैं। दीपावली, होली, दशहरा, मकर संक्रांति जिसको खिचड़ी भी कहते हैं, रामनवमी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, कुंभ मेला, देव दीपावली, ये सारे मनाए जाते हैं। तो बहुत भली भांति हम लोग परिचित है। फिर मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाया जाता है ईद उल फितर, ईद उल अजहा, ईद उल फितर, ईद उल अजहा, मुहर्रम, सब ए मिराज, मिलाद उल नबी, ये सारे मनाए जाते हैं। सिख द्वारा बैसाखी, सिख भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं हमारे यहाँ पे। तो बैसाखी, प्रकाश उत्सव, गुरु नानक जयंती, लोहड़ी, यानी बैसाखी, प्रकाश उत्सव, गुरु नानक जयंती, यानी गुरु नानक जी के जन्म दिवस को भी मनाते हैं गुरु नानक जयंती के रूप में। लोहड़ी मनाई जाती है। फिर ईसाइयों द्वारा क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे, ये सारी चीजें मनाई जाती हैं। जैन धर्म द्वारा महावीर की जयंती, वर्षा तप, पर्यूषण पर्व इसको कहते हैं, क्षमा वाणी पर्व, ये मनाए जाते हैं। बौद्ध धर्म द्वारा बुद्ध पूर्णिमा, पारसी द्वारा नवरोज उत्सव। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश एक बहुत संस्कृति वाला प्रदेश है, यानी बहुत सारी संस्कृतियां यहाँ पर पाई जाती हैं। और तो और अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे हम पूर्वांचल में जाएंगे तो वहाँ पे अलग प्रकार की संस्कृति हमको देखने को मिलेगी। बुंदेलखंड क्षेत्र में अलग प्रकार की कुछ चीजें, त्योहार देखने को मिलेंगे। यानी हमारे यहाँ पे कहते नहीं है, कोस कोस में बदले पानी और चार कोस पे बानी। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज। अवध क्षेत्र में हमारे, जैसे कि देखो, ये मैप के जरिए समझ लेते हैं, ये हमारा, ये जो पूर्वांचल का क्षेत्र हो गया, ये यहाँ पे त्योहार अलग होंगे। कुछ बहुत सारे त्योहार हैं जो यहाँ पे अलग होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे नहीं होंगे। यहाँ पे कुछ लोकगीत होंगे, यहाँ पे अलग होंगे। ऐसे कर कुछ तो होंगे, सभी जगह पाए जाएंगे। तो ये पूर्वांचल क्षेत्र है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र है, ये अवध क्षेत्र है, ये पश्चिम प्रदेश है। तो इनमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के त्योहार, अलग अलग प्रकार की सारी चीजें पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश एक बहुसांस्कृतिक वाला प्रदेश है। यहाँ पर विभिन्न वर्गों द्वारा अपने अपने त्योहारों और पर्वों को मनाया जाता है। यह प्रेम यह प्रदेश प्रेम यह प्रदेश जो त्योहार मनाए जाते हैं, अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग त्योहार और पर्वों को मनाया जाता है। यह प्रदेश भाईचारे के, और ये जो होता है, ये जो मनाया जाता है, यह प्रदेश में भाईचारे के साथ साथ एकता को भी प्रदर्शित करता है। लोगों में आस्था का प्रतीक का सूचक होता है, जिसे लोग खुशियों के साथ मनाते हैं। प्रदेश में शांति और समृद्धि के रूपों को भी दर्शाता है। अब प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न हमारा आता है, प्रश्न नंबर दूसरा। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में प्रचलित, जो हमारा पूर्वांचल कह रहा है, ये हमारा जो पूर्वांचल क्षेत्र है, जैसे कि अब इसने बांध दिया पूरा पूर्वांचल, ये जो क्षेत्र है पूरा, ये जो इतना क्षेत्र है,
ये पूरा क्षेत्र है पूर्वांचल, पूर्वी भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश का जैसे पूर्वांचल। तो पूर्वांचल क्षेत्र में प्रचलित प्रमुख लोक गीतों का विवरण प्रस्तुत करते हुए उनकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो कौन कौन से लोक गीत हैं जो पूर्वांचल में प्रचलित हैं? जैसे हमारे पूर्वांचल में लोकगीत है, वैसे बुंदेलखंड में लोकगीत हैं, अवध में क्षेत्र में है, पश्चिम प्रदेश में भी है, हमारे मथुरा वाले क्षेत्र में भी है। तो जिसको कहते हैं, तो कई सारे क्षेत्रों में लोकगीत आते हैं। ये जो लोकगीत होते हैं, अगर हम इनको सही से समझने की कोशिश करें तो थोड़ा सा इस प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न के बाद हम उनको समझेंगे कि लोकगीत होता क्या है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में प्रचलित प्रमुख लोक गीतों का विवरण प्रस्तुत करते हुए उनकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्या क्या विशेषताएं हैं, थोड़ा थोड़ा सा बताना है और लिख सकते हैं कि नाम पता होगा और थोड़ा सा एक दो पॉइंट पता होगा तो आसानी से इसको लिखा जा सकता है। तो हमारा पूर्वांचल क्षेत्र देखिए यहाँ पर पड़ता है, ये हो गया पूर्वांचल क्षेत्र हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से लोकगीत हैं, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो पूर्वांचल क्षेत्र में जो लोकगीत होते हैं वो क्या होते हैं, आप समझ लेते हैं। लोकगीत हमारे जो लोग होते हैं, जो सामान्य जनमानस होता है वो गाते हैं। जैसे कोई धान की फसल के लगाते समय बहुत सारी औरतें होती है, वो कोई बढ़िया गीत गाने लगी। अब ये कोई बनाया सिखाया नहीं गया किसी को, ये परंपरा से आया है बहुत लंबे समय तक। जब एक कल्चर, एक संस्कृति चली है, लोग हमेशा से, सदियों से, हजारों साल बीत गए, लोग धान ही ऐसे लगा रहे हैं, तो उन्होंने अपने, अब वहां बोरिंग थोड़ी काटेंगे कि नहीं, कहने का मतलब सब बोर हो रहे हैं तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे, तो वहां डांस करने लगेंगे, वहां गाना गाने लगेंगे। तो जो लोग, आम जनमानस जो गीत गाते थे, डांस करते थे, उनको लोक नृत्य कहते थे, लोक संगीत कहते थे। जो डांस करते थे उसको लोक नृत्य कहते थे। जो संगीत गाते थे उस समय आपस में प्रेम, जैसे आप जाओगे, अभी भी चले जाओ पूर्वांचल क्षेत्र में या उत्तर प्रदेश कहीं भी घूम लो, इस समय तो जो सावन महीना होता है तो वहां पे धान लगता है, ठीक है ना, धान की फसल लगती है, तो औरतें गाती रहती हैं, आपस में मजाक मस्ती करती, तो उसी तरह होता है। जैसे बच्चे का जन्म हो गया तब एक अलग प्रकार का गीत हो गया, शादी होगा उसमें गीत होगा। शादी में क्या होता है कि कई जगह पे होता है, हमारे यहाँ पे भी होता है कि जब सुबह सुबह होती है तो कलेवा एक होता है, वहां पे गीत गाए जाते हैं। तो अलग अलग अवसर पर अलग अलग प्रकार के, अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे पूर्वांचल क्षेत्र में, पश्चिम में, अवध में, बुंदेलखंड में, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर विशेष विशेष अवसर पर अलग अलग प्रकार के गीत गाए जाते हैं, जो उस समय की भावनाओं को व्यक्त करते हैं, संस्कृति को व्यक्त करते हैं। तो ये होते हैं लोकगीत जो गाए जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को चलिए देखने की कोशिश करते हैं हम कि पूर्वांचल क्षेत्र में कौन कौन से प्रचलित हैं। तो पूर्वांचल क्षेत्र में पहले देख लेते हैं, फिर हम इसको उत्तर आते हैं। तो पूर्वांचल क्षेत्र में हमारे फाग प्रचलित है। फाग होता है, होली के समय गाया जाता है, सुने होंगे, अगर आप उत्तर प्रदेश से संबंधित होंगे तो फाग के बारे में जरूर जानते होंगे। फाग होली के समय गाया जाता है, बढ़िया मंडली चलती है गायकों की, ढोलकियों की सब, और एक घर से दूसरे घर जाते हैं और वहां पे क्या होता है, मिठाई खाते हैं सारे लोग, जो गुजिया उजिया बनती है तो वो सारी चीजें खाते हैं, और ढोल मंजीरा से बढ़िया करते हैं, और बहुत अच्छा होता है। इसमें क्या होता है कि राधा कृष्ण के जो प्रेम संवाद होता है वो चीजें वर्णित रहती हैं, और भी श्रृंगार रस की चीजें रहती हैं। बिरहा क्या रहता है, बिरहा पूर्वांचल क्षेत्र में आता है। बिरहा में क्या होता है, इसका सही से अर्थ होता है विरह। विरह माने होता है दूरी, जब कोई प्रेमी प्रेमिका दूर हो जाते हैं या पति पत्नी दूर हो जाते हैं तो विरह। तो यही हुआ, यादव समुदाय लोग द्वारा, यानी नहीं, यादव ने, अहिर कहते हैं अहिर समुदाय, यादव एक ही है लेकिन अहिर समुदाय द्वारा वहां पे गाया जाता है पूर्वांचल में। और ये पति, इसमें भाव क्या होता है, पत्नी द्वारा पति से वियोग में जब दूर चली जाती है तो विरह की याद में जो गाया जाता है, जो दुखद होता है। लेकिन अब तो हर रस में गाया जाता है, जैसे वीर रस में भी गाया जाएगा, करुण रस में भी गाया जाएगा, देशभक्ति में गाया जाएगा, हर एक क्षेत्र में गाया जाता है। उसी तरह चैती गाया जाता है, चैत महीने में गाया जाता है। ठीक है, ये भगवान राम की जन्म, वो माना जाता है कि इस समय चैत महीने में भगवान राम का जन्म हुआ था। ठीक है, तो उसी समय, और जो गाना होता है उसमें राम शब्द जरूर आता है। इसी तरह गारी होता है, नकटा होता है, रोपनी क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है रोपनी, तो धान की फसल को जब पहले बो देते हैं, फिर वो घना घना उगाता है, तो उसको निकाल लेते हैं खेत से, और फिर उनको दूर दूर खेत में पानी में ऐसे करके लगाते हैं एक एक, उसी को कहते हैं रोपना। तो उसमें औरतें भाई लंबे समय तक लगाती हैं, पूरे दिन दिन में लगाती है, तो बोर होंगी तो गीत गाती है। तो जो गीत गाएंगी रोपते, धान को रोपते समय, तो उन्हीं को कहेंगे क्या, सावन के समय लगता है, तो इसको कहते हैं रोपनी। उसी तरह सोहनी होता है, एक होता है सोहनी, क्या होता है आगे पढ़ेंगे। सोहर होता है, सोहर क्या होता है, बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है, ये एक होता है बधाई गीत होता है। इसी प्रकार कजरी होता है, आगे हम इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए समझते हैं।
उत्तर में जाते हैं। उत्तर प्रदेश के लोक संगीत आम जनमानस की रोजमर्रा की जीवन की सहज संवेदना से जुड़े होते हैं। यानी आम जनमानस की रोजमर्रा का जो जीवन होता है, जैसे खेत में लगाना है, बच्चे का जन्म हो गया, या कहने का मतलब और भी कोई कोई चीज हो गई, पति पत्नी के बीच का है और प्रेमी प्रेमिका के बीच का है, तो ये सारी चीजें रोजमर्रा के जीवन की सहज संवेदना से लोकगीत जुड़े होते हैं। उत्तर प्रदेश के लोक संगीत, उत्तर प्रदेश में लोक संगीत काफी पुराने और विविधता से परिपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में विविध लोक गीतों की परंपरा रही है, जो निम्न प्रकार है। आइए हम समझते हैं एक एक करके। तो कजरी हो गया, ठीक है, बिरहा हो गया, फाग हो गया, सोहर हो गया, चैती हो गया, नकटा हो गया, रोपनी हो गया, सोहनी हो गया, गारी हो गया। तो ये सारे हो गए। तो एक एक करके चलिए समझते हैं। बिरहा क्या होता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकगीत होता है। इसे प्राय अहिर समुदाय द्वारा गाया और सुना जाता है। अब तो सब लोग गाते सुनते हैं। बिरहा तो बहुत प्रसिद्ध है। दिनेश लाल यादव जो हैं, इन रहुआ कहते हैं, ये गाते थे पहले, बिरहा ही गाते थे। इनके भाई अभी भी गाते हैं। तो इसे प्राय अहिर समुदाय द्वारा गाया और सुना जाता है। इसका पारंपरिक विषय पति के विरह में उदास पत्नी का भाव होता है। समय के साथ साथ बिरहा लोक मनोरंजन के लिए लोकप्रिय हो गया, अन्य रसों में भी अब गाया जाने लगा है। फाग क्या होता है? होली के उत्सव पर गाया जाने वाला गीत होता है। प्राकृतिक सौंदर्य और राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग इसके प्रमुख विषय होते हैं। मूल रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। सोहर क्या होता है? ये भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोकगीत होता है। ये बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है सोहर। इस गीत के माध्यम से मनुष्य के जीवन चक्र को प्रदर्शित किया जाता है कि कैसे बच्चा है, बड़ा होगा, फिर जवान होगा, फिर ये होगा, ऐसे करके। चैती क्या होता है? चैती हिंदू पंचांग के चैत माह में गाए जाने वाले गीत होते हैं। चैत माह कौन सा महीना होता है? हिंदू पंचांग का कौन सा महीना होता है? ये देखिए, हिंदू पंचांग का पहला महीना होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं, चैत जो होता है हिंदू पंचांग का पहला महीना होता है। हिंदू पंचांग का पहला महीना होता है, ये मार्च अप्रैल में शुरू होता है। कौन कौन से हिंदू पंचांग के अनुसार महीने होते हैं? चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़। चार हो गए। फिर हो गए सावन, भादव, आश्विन, कार्तिक। हमारे सावन, भादव, कुंवार, कार्तिक कहते हैं, तो इसको आश्विन भी कहते हैं पढ़ी लिखी भाषा में, लेकिन नॉर्मल भाषा गांव में जाओगे तो आप सावन, भादव, कुंवार, कार्तिक ऐसे कहते हैं। फिर क्या होता है? अगहन, पूस, माघ, फागुन, ये होते हैं। तो चैत के महीने में चैती गाया जाता है। ये पहला महीना होता है हिंदू जो भारतीय पंचांग होता है उसके अनुसार। तो चैती जो हिंदू पंचांग या भारतीय पंचांग के जो शुरुआती महीना होता है, चैत्र महीना होता है, उसमें गाए जाने वाला गीत होता है। यानी जो हिंदू पंचांग या भारतीय पंचांग, यानी कहेंगे भारतीय पंचांग के जो प्रारंभिक जो पहला महीना होता है, भारतीय पंचांग के पहले महीने में गाए जाने वाले, यानी फरवरी मार्च में गाए जाने वाला गीत होता है चैती। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, गोरखपुर आदि क्षेत्रों में गाया जाता है। इनका सामान्य विषय क्या होता है? प्रेम होता है, प्रकृति होता है। चैत क्या होता है? जैसे हमने बताया, भगवान श्री राम के जन्म का माह होता है, इसीलिए चैती गीतों के हर पंक्ति के अंत में सामान्यतः राम शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी जो गीत गाए जाते हैं उनकी लय में ही राम होता है, अंत में तुमको राम मिलेगा ही नहीं। नकटा भी पूर्वांचल में गाया जाता है या सुना जाता है। रोपनी क्या होता है? खरीफ की फसल यानी धान की रोपनी के समय गाया जाता है। इसको गाते समय धान की फसल की लगाई जाती है। सोहनी क्या होता है? इसे सोहनी क्या होता है? जैसे रोपनी होता है वैसे सोहनी होता है। पूर्वांचल में इसे महिलाओं द्वारा धान की निराई और गुड़ाई करते समय गाया जाता है। निराई गुड़ाई क्या होता है कि जब जब थोड़ी सी फसल धान की बड़ी हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि जो खरपतवार उगाता है, ठीक है, उनकी जड़ों में बहुत ज्यादा खरपतवार लग गया, कीड़े लग गए, तो उनको हटाया जाता है, उनको और दबा जड़ों को बंद किया जाता है, ताकि जब सिंचाई की जाए तो आसानी से वो हो जाए, तो उसको निराई कहते हैं। तो निराई और गुड़ाई करते समय। सोहनी क्या होता है? जो रोपनी होता है, वो धान की फसल की रोपने के समय गाए जाने वाले गीत होते हैं, जो महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं, जो उस वहां पे होते हैं। इसी तरह सोहनी होता है, महिलाओं द्वारा निराई और गुड़ाई करते समय होता है। ये विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है। तो गारी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, उसमें गाली गाली दिया जाता है, जो पुरुष पक्ष आता है या वर पक्ष आता है वहां पे। तो ये हो गए। तो क्या कहूँ, बिरहा हो गया, फाग हो गया, सोहर हो गया, चैती हो गया, नकटा, रोपनी, सोहनी, गारी, ये हो गए। अब एक हो गया कजरी। कजरी सावन महीने में गाया जाने वाला पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत होता है। तो सावन कौन सा महीना होता है? उत्तर प्रदेश का जो सावन महीना होता है वो पांचवा महीना होता है। देखिए, ये सावन जो होता है पांचवा महीना होता है। और ये कब आता है? मार्च अप्रैल, जैसे कह देंगे चैत्र महीना मार्च अप्रैल में चालू होता है, तो मार्च अप्रैल मई जून मई जून मार्च मार्च अप्रैल, अप्रैल मई, मई जून, जून जुलाई, अगस्त सितंबर, यानी सावन महीना अगस्त सितंबर में आता है। सावन, भादव, कुंवार, कार्तिक ऐसे होता है। सावन, भादव, आश्विन, कार्तिक ऐसे होता है। तो पांचवा महीना होता है। तो कजरी जो होता है सावन मास में, जो
भारतीय पंचांग होता है उसका 5वां महीना होता है सावन, उसमें गाया जाने वाला गीत होता है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। ये कई भाषाओं में गाया जाता है, यानी भोजपुरी में भी गाया जाएगा, भोजपुरी के अतिरिक्त मैथिली और मगही में भी गाया जाता है। ये मगही और मैथिली होती है बिहार में चलती हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि बिहारी है जो भोजपुरी बोलती है बिहारी, लेकिन वहाँ बिहार में भी कई भाषाएं चलती है, जैसे भोजपुरी के अतिरिक्त मैथिली और मगही में भी गाया जाता है। इसकी उत्पत्ति पूर्वांचल के मिर्जापुर में मानी जाती है, और आराम में जो मिर्जापुर में विंध्यवासिनी देवी है उनके सम्मान में इसको गाया जाता है। यानी कजरी मुख्य रूप से विंध्यवासिनी देवी, इसका जो उत्पत्ति हुई थी मिर्जापुर में मानी जाती है। शुरू में विंध्यवासिनी देवी के सम्मान में इसको गाया जाता था। इसको हिंदू पंचांग या कहें भारतीय पंचांग के 5वें महीने सावन मास में गाया जाता है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। आगे चलकर इसकी विषय वस्तु में राधा कृष्ण का प्रेम इसमें शामिल कर लिया गया। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, अगर श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता होती है। इसके प्रमुख विषय क्या होते हैं? वर्षा ऋतु में विरह, यानी जब अलग हो जाते हैं प्रेमी प्रेमिका। राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग होते हैं। स्त्रियों के समूह द्वारा गाई जाने वाली कजरी को धुल मुनिया कजरी कहते हैं, यानी कई औरतें इकट्ठा हो जाती हैं और वो गाती हैं। तो इतना पर्याप्त है इसके लिए, लेकिन और देख लेते हैं कौन कौन कलाकार इसको गाते हैं। गायिका मालिनी अवस्थी, शारदा सिंह, विंध्यवासिनी देवी, उर्मिला श्रीवास्तव, उषा गुप्ता, ये सारे गाए जाते हैं। जैसे वाराणसी, प्रयागराज, अवध, मिर्जापुर, गोरखपुर, ये गाए जाते हैं। अब ये बढ़ा दिया क्वेश्चन का, लेकिन इसका मतलब कुछ नहीं है। कजरी के 4 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। अखाड़ा जिन्हें कहा जाता है, पंडित अखाड़ा, अक्खड़ अखाड़ा, जहांगीर अखाड़ा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के लोक गीता ने तो इतना पता होना चाहिए, मुख्य मुख्य जानकारी पता होना चाहिए, ताकि आसानी से आप लिख सकते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि पूर्वांचल के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के लोक गीतों को भिन्न भिन्न समय पर गाया जाता है, जो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता के प्रतीक है। अब उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है, वो मेलों से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में देखो बहुत ज्यादा मेले लगते हैं। प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं अच्छे से। उत्तर प्रदेश में आयोजित किए जाने वाले मुख्य मुख्य मेलों का वर्णन करते हुए उनकी महत्ता को दर्शाइए। इनका महत्व क्या है? तो महत्व क्या होता है, पहले मेले बता दे कौन कौन सा है, महत्व क्या होता है। तो मेले क्या होते हैं? मेले सांस्कृतिक स्तर पर भी होते हैं, किसी धर्म से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। धर्म से जुड़े होंगे, किसी व्यक्ति के कोई मान लो धर्म से जुड़े होंगे, किसी महापुरुष से जुड़े होंगे, कई चीजों से जुड़े होते हैं। राजनीति आर्थिक क्षेत्र से भी जुड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेले, जो जितने भी उत्तर प्रदेश में मेले, वहाँ पे मेल होता है। बहुत सारी चीजें लोग धर्म मानते हैं। फिर क्षेत्र विशेष में, जैसे किसी क्षेत्र में मेला लगा है, मान लो आगरा में मेला लगा, तो वहाँ के जो लोग होंगे और जो आसपास के देश भर के लोग होंगे या उत्तर प्रदेश के, तो वो अपनी जो शिल्पकार होंगे, दस्तकार होंगे, जो जो कलाकार लोग होंगे, जो अपनी अपनी चीजें बनाते हैं लोकल लेवल पर, वो वहाँ पे ले जाएंगे और उनकी खरीद बिक्री होती है वहाँ पे लोकल लेवल पे। तो इसलिए खरीद बिक्री के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, धार्मिक नजरिए से भी महत्वपूर्ण होता है, सांप्रदायिक सौहार्द बनाता है इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है, लोगों में खुशियों का संचार करता है इसलिए महत्वपूर्ण होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसमें उत्तर क्या दिया गया है। उत्तर प्रदेश में मेलों को हमेशा संजोया गया है। उत्तर प्रदेश में धर्म, संस्कृति, पंथ और जातियों के संगम का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। यानी कई जाति, संस्कृति, पंथ, समुदायों के लोग रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे मेले भी अलग अलग तरीके हैं, जो अपने मेलों और त्योहारों के माध्यम से इसकी परंपराओं का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष 2250 मेले, सोचिए कितने, 2000 से ज्यादा मेले, यानी 2250 मेलों का आयोजन किया जाता है, जो कि राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। राज्य में सबसे अधिक मेले मथुरा में लगते हैं 86, फिर कानपुर में लगते हैं। यानी राज्य में सबसे अधिक मेले मथुरा में 86 मेले, फिर कानपुर में मेले लगते हैं, करीब 80 के लगभग मेले लगते हैं, और 79 मेले हमीरपुर में लगते हैं। सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार हम उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले कुछ महत्वपूर्ण मेलों को निम्न प्रकार से देखते हैं। अब ये मेले देखते हैं कौन कौन से हैं। बटेश्वर मेला हो गया, ये आगरा में आयोजित किया जाता है। आगरा आगरा जनपद में बटेश्वर नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। कैलाश मेला, ये भी आगरा में आयोजित किया जाता है। आगरा से 12 किलोमीटर दूर कैलाश नामक स्थान है। बटेश्वर मेला भी आगरा में आयोजित किया जाता है। बटेश्वर नामक स्थान पर कैलाश मेला भी आयोजित किया जाता है आगरा में, आगरा से 12 किलोमीटर दूर कैलाश नामक स्थान पर। फिर नौचंदी मेला की बात करें तो ये मेरठ महानगर में लगता है, ठीक है। नौचंदी देवी हैं, उनके मंदिर में ये मेला आयोजित किया जाता है। तो इसमें क्या, नौचंदी मेला जो है वो मेरठ में आयोजित किया जाता है, मेरठ महानगर में। एक तरफ इसमें क्या होता है, मेला जो आयोजन होता है, एक तरफ नौचंदी देवी का मंदिर है और दूसरी तरफ सैयद सलार की दरगाह, सैयद सलार की दरगाह, हिंदू मुस्लिम दोनों मतलब मिलकर यहाँ पे मेले में आते हैं।
एक है शाकंभरी देवी का मेला, सहारनपुर में लगता है शाकंभरी देवी का मेला। मुख्य मुख्य देख लेते हैं पहले, फिर अच्छे से पढ़ेंगे। फिर देवा शरीफ का मेला लगता है बाराबंकी में, ये सूफी संत जो वारिस अली साहब है उनके दरगाह में लगता है, हिंदू मुस्लिम दोनों जाते हैं। फिर खिचड़ी मेला, खिचड़ी मेला कहाँ लगता है? गोरखपुर में। जो गुरु गोरखनाथ थे उनका जो मठ है वहां पर, ठीक है, नाथ संप्रदाय से संबंधित, ये नाथ संप्रदाय से जुड़े बाबा गोरखनाथ के मंदिर परिसर में लगता है। ये नाथ संप्रदाय भी बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था, मतलब नाथ संप्रदाय बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था। इनके गुरु जो थे मच्छिंद्र नाथ थे, या मच्छिंद्र नाथ थे, नाम मच्छिंद्र नाथ था, और उनके शिष्य का नाम था गोरखनाथ। तो उन्हीं से नाथ संप्रदाय आया था, ठीक है। तो खिचड़ी मेला का आयोजन किया जाता है कहाँ? गोरखपुर में। यह मेला एक एक महीने से अधिक समय तक लगा रहता है, और इसमें होता है कि अगर खिचड़ी चढ़ा दोगे बाबा गोरखनाथ को, तिल के लड्डू चढ़ा दोगे, तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, ऐसा होता है। फिर गोविंद साहब मेला लगता है अंबेडकर नगर आजमगढ़ की सीमा पर स्थित धाम। देखो, गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? गोविंद साहब मेला लगता है, एक सेकंड मैप देख लेते हैं। गोविंद साहब मेला हमारे पूर्वांचल क्षेत्र में लगता है। इधर है अंबेडकर नगर, ये देखिए ये अंबेडकर नगर है, ये आजमगढ़ है। तो गोविंद साहब मेला इनके दोनों की सीमा पर स्थित एक जगह है, वहां पर लगता है। गोविंद साहब धाम इनकी सीमा पर स्थित कोई पॉइंट है, वहां पे लगता है, ठीक है। इनकी सीमा पर स्थित कोई पॉइंट है, वहां पर लगता है गोविंद साहब मेला, ठीक। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर और आजमगढ़ की सीमा पर स्थित गोविंद साहब धाम आस्था का मुख्य केंद्र है। यहाँ हर साल एक मेला लगता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा को गोविंद दशमी के दिन अगर खिचड़ी चढ़ाओ तो हर मुराद पूरी हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित प्रकार के मेले आयोजित किए जाते हैं। अब इनको सही से एक एक करके समझ लेते हैं। कि जो बटेश्वर मेला है, अगर बात करें, बटेश्वर मेले का आयोजन आगरा जनपद में बटेश्वर नामक स्थान पर किया जाता है। यह मेला यमुना नदी के किनारे लगता है, यानी बटेश्वर मेला भी आगरा में लगता है। कैलाश मंदिर मेला आगरा में लगता है। जो बटेश्वर मेला है वो बटेश्वर नामक स्थान पर लगता है, यमुना नदी के किनारे होता है। मेले का धार्मिक और व्यापारिक दोनों महत्व होता है, यानी यहाँ लोग खरीदारी भी करते होंगे और पूजा पाठ भी करते होंगे। धार्मिक और व्यापारिक दोनों प्रकार का इसका महत्व होता है। यहाँ भगवान शिव की पूजा करके यमुना नदी में स्नान करते हैं। तो देखो, शिव की पूजा बटेश्वर, जहाँ स्वर स्वर लगा हुआ है उसका समझ लो कि शिव से संबंधित है, ठीक है। तो बटेश्वर मेला आगरा में बटेश्वर नामक स्थान पर लगता है। भगवान शिव की लोग पूजा करते हैं, यमुना नदी में नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं, और व्यापारी लोग सामानों की खरीद फरोख्त भी करते हैं। पशुधन व्यापार, यानी जानवरों की, जो पालतू पशु होते हैं जैसे मवेशी होते हैं, इनकी व्यापार में भाग लेना एक रोमांचकारी अनुभव होता है। यानी बटेश्वर मेला में क्या होता है, एक तरफ शिव भगवान की पूजा हो रही है, लोग भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, गंगा में स्नान कर रहे हैं, और फिर उन्हीं में से कुछ निकल आएंगे या अलग से आएंगे व्यापारी। वो क्या करेंगे कि जानवर जो मवेशी होते हैं उनकी खरीद बिक्री कर रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं। तो बड़ा ही वो होता है। फिर होता है कैलाश मेला। कैलाश मेला भी आगरा में लगता है, 12 किलोमीटर दूर लगता है। कैलाश नामक स्थान है, वहां पर लगता है। यह एक धार्मिक मेला होता है, अगस्त और सितंबर महीने में आयोजित किया जाता है। भगवान शिव, ये कैलाश जैसा कि नाम से ही लग रहा है, भगवान शिव के सम्मान में आयोजित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि शिव ने इस स्थान पर पाषाण लिंग के रूप में दर्शन दिया था। ये तो ठीक है, ठीक, कैलाश मेला। फिर नौचंदी मेला की बात करें तो नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है? मेरठ महानगर में लगता है। नौचंदी मेला हमारे मेरठ महानगर में। मेरठ कहाँ पर है? ये देखिए, ये है मेरठ, ये मेरठ, यहाँ पे लगता है नौचंदी मेला। नौचंदी मेला, यहाँ पर नौचंदी मेला लगता है, ठीक। तो नौचंदी मेला प्रतिवर्ष मेरठ महानगर में आयोजित किया जाता है। इस मेले में, नौचंदी मेला मेरठ में आयोजित किया जाता है, और इसमें क्या है, नौचंदी मेला लगा हुआ है, एक तरफ नौचंदी देवी का मंदिर है तो दूसरी तरफ सैयद सलार की दरगाह है, जिसके कारण इस मेले में हिंदू और मुसलमान, यानी मुस्लिम समुदाय समान रूप से सौहार्दपूर्ण वातावरण में आनंद लेते हैं, मेले में घूमते फिरते हैं। शाकंभरी यानी नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, एक तरफ दरगाह है दूसरी तरफ मंदिर है, ये कह सकते हैं। शाकंभरी देवी मेला का है, शाकंभरी देवी मंदिर सहारनपुर जिले में लगता है। नवरात्रि में इस मेला का आयोजन किया जाता है। शाकंभरी देवी मंदिर कहाँ लगता है? सहारनपुर में। ये है सहारनपुर, देखिए शाकंभरी देवी मंदिर, शाकंभरी मेला सहारनपुर में लगता है, नवरात्र के उत्सव में मनाया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार देवा शरीफ मेला है, ये बाराबंकी में आयोजित किया जाता है। इसमें प्रसिद्ध सूफी संत वारिस अली शाह की दरगाह पर आयोजन किया जाता है। हिंदू और मुस्लिम प्रेम और सद्भावना पूर्वक इसमें आते हैं, मनाते हैं। तो देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है? देवा शरीफ की दरगाह पर, जो बाराबंकी में है, वहां पर लगता है। हिंदू मुसलमान दोनों आते हैं। फिर है खिचड़ी मेला, ये लगता है हमारे गोरखपुर में। ये है देखिए गोरखपुर,
ये गोरखपुर लगता है, गुरु गोरखनाथ का मंदिर है वहां पे लगता है। यानी नाथ संप्रदाय से संबंधित जुड़े बाबा गोरखनाथ के मंदिर परिसर में लगता है। मेला 1 महीने से अधिक समय तक चलता है। मेले में आने वाले व्यक्ति या परिवार बाबा को खिचड़ी और तिल के लड्डुओं का भोग लगाते हैं। यानी नाथ संप्रदाय से जुड़े जो गुरु थे, यानी नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी मसेंद्र नाथ, उनके शिष्य थे गोरखनाथ, तो इन्हीं के मंदिर परिसर में लगता है ये मेला। 1 महीने से अधिक समय तक लगता है। जो भी शिष्य आते हैं, जो लोग आते हैं, वो बाबा को क्या चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं और खिचड़ी चढ़ाते हैं। गोविंद साहब मेला भी वहीं पे लगता है, पूर्वांचल में अंबेडकर नगर आजमगढ़ की सीमा पर स्थित है। ठीक है, गोविंद साहब धाम आस्था का केंद्र है। 1 साल में मेला लगता है हर साल, और बाबा को गोविंद दशमी के दिन अगर खिचड़ी चढ़ाओ तो ऐसा माना जाता है कि मुराद पूरी हो जाती है। अब मेलों के महत्व के बारे में देख लेते हैं। ये जो पॉइंट होंगे महत्व के बारे में बता पाएंगे। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष हजारों मेलों का आयोजन होता है। इन मेलों में देश भर के कारीगर शामिल होते हैं, जहां वे संस्कृति और परंपराओं से संबंधित उत्पाद का व्यापार करते हैं। आप देखे होंगे कहीं मेले जाइए तो उसमें कुछ ना कुछ सांस्कृतिक चीजें होंगी, कोई बनाया गया सोफा होगा या कोई घर का सामान होगा, कुछ ऐसी सांस्कृतिक चीजें होंगी जो मतलब वहां पे प्रदर्शित की जाएंगी और लोग खरीदते बिकते हैं। यानी लोकल जो क्षेत्रीय या फिर राज्य भर के जो कारीगर होते हैं, दस्तकार होते हैं, वो अपनी चीजें बनाते हैं और वो करते हैं। अलग अलग संस्कृतियों के लोग आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। संस्कृति और परंपराओं से संबंधित उत्पाद का व्यापार करते हैं। इससे आगंतुकों को एक छत के नीचे अन्य संस्कृतियों का भी अनुभव करने का मौका, यानी अलग अलग क्षेत्रों से लोग अपने अपने क्षेत्र का जो जो सांस्कृतिक चीजें, जो दस्तकारी, कढ़ाई बुनाई, या फिर कोई किसी विशेष प्रकार का सोफा हो गया या मंदिर का हो गया, खिलौने हो गए, कुछ भी सामान हो गया जो संस्कृति से जुड़ा हुआ है, एक विशेष प्रकार का है, तो उसको लेकर आते हैं और खरीद बिक्री करते हैं। मेले धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन का एक साथ समायोजन करते हैं। अब आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन में, जो प्रयाग में आयोजित होने वाले कुंभ की सांस्कृतिक महत्ता को दिखाते हुए उसका वर्णन कीजिए। तो कुंभ के बारे में बताना है। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है, प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुंभ की सांस्कृतिक महत्ता को दिखाते हुए इसका वर्णन कीजिए। तो प्रयागराज में अभी हाल ही में महाकुंभ का आयोजन किया गया था और कहा गया था कि 144 वर्षों बाद इस महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। तो इसको आसान भाषा में थोड़ा सा इसकी कहानी जान लेते हैं। ऐसा कहा जा ऐसा कहा जाता है कि जब विष्णु जी अमृत का कुंभ के लेकर, घड़ा लेकर जा रहे थे, तो जो असुरों से उनकी लड़ाई हो गई। हमेशा उसी से लड़ाई होती थी। छीना झपटी हुई और बूंदे गिर गई अमृत की। 4 जगह बूंदे गिरी। कहाँ कहाँ बूंदे गिरी? प्रयागराज में बूंदे गिरी, हरिद्वार में बूंदे गिरी, नासिक में गिरी, उज्जैन में गिरी। इन्हीं तीर्थ स्थानों में गिरी। और यहीं पे जहां जहां बूंदे गिरी थी, यहीं 3-3 साल के अंतराल में कुंभ का आयोजन किया जाता है। ठीक है, जब कुंभ का आयोजन किया जाता है तो एक बड़ा मेला भी लगता है। देश के कोने कोने से लोग आते हैं और 3 वर्षों में अर्ध कुंभ लगता है और 12 वर्षों में कुंभ का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है। ये इसकी पौराणिक कहानी है। ठीक है, कि समुद्र मंथन हो रहा था, अमृत आया, अमृत का लेके भाग रहे थे विष्णु जी, छीना झपटी हुई, बूंदे गिरी, बूंदे गिरने के बाद में वहीं पे आयोजन होता है जहां जहां पे बूंदे गिरी थी, और एक बूंद प्रयागराज में भी गिरी थी, ये कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि पवित्र जल में जो इसके सांस्कृतिक महत्व है कि इसके संगम के पवित्र जल में स्नान करने से, डुबकी लगाने से जो किए गए पापों से यहाँ पर मुक्ति मिल जाती है। और तीर्थ स्थान अगर बात करें, इसको महातीर्थ कहा जाता है। महातीर्थ क्या होता है? तीर्थ वे स्थान होते हैं जहाँ पे आदमी अगर चला जाए तो वहां पे जाने से, नहाने से, ऐसी जगह में, तीर्थ स्थानों में नहाने से, यात्रा करने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाता है और वो जीवन और मरण के चक्र से, यानी जन्म पुनर्जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो महातीर्थ इसको कहा गया है। ये हो गया इसका। अब इसको पॉइंट फॉर्म में समझ लेते हैं, जो हम इसको देख लेते हैं। तो हुआ ये था, देखिए इसमें दिया है कि वही विष्णु लेकर जा रहे थे, अमृत की 4 बूंदें गिर गई, वहीं पे कुंभ का आयोजन होता है। 4 जगहों पे गिरी थी। कहाँ? प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में। 3-3 साल में बारी बारी से कुंभ का आयोजन होता है। इन स्थानों पर 3-3 साल के गैप में आयोजन होता है, इसलिए किसी भी स्थान पर 12 वर्ष में एक बार कुंभ का आयोजन होता है। 4 जगह है, 3-3 साल में गैप करके होगा, तो एक स्थान पे अगर होगा तो 12वां वर्ष आएगा कि नहीं आएगा? तो इस प्रकार से 12 वर्ष में एक बार कुंभ होता है। हरिद्वार और प्रयागराज में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन हर 6वें वर्ष किया जाता है। नहीं, अर्ध कुंभ 144 वर्षों बाद महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष महाकुंभ का ही आयोजन हुआ था। एक और इसके पीछे विचारधारा है कि प्राचीन काल में क्या होता था कि गंगा यमुना का जो
नदी थी, संगम था, वहां पे बहुत सारे विद्वान वगैरह इकट्ठा होते थे, आपस में शास्त्रार्थ करते थे। ठीक है, शास्त्र, दुनिया भर के लोग आते थे, शास्त्रार्थ करते थे, और उनके बीच में जो ज्ञान की धारा थी वही गंगा सरस्वती नदी को, मतलब कि कई लोग उसको कहते हैं कि वो सरस्वती नदी होती थी। तो उसी से ज्ञान की धारा जो बहती थी उसी को कहते हैं, आज भी ज्ञान की धारा बहती है कुछ हद तक सरस्वती नदी के रूप में जाना जाता है। तो ये भी इसका सांस्कृतिक महत्व हो गया। तीर्थराज कहते हैं, ये भी समझ लिया। माना जाता है, और प्रयाग का क्या महत्व है, ये माना जाता है कि ब्रह्मा ने यज्ञ किया था इसी स्थान पर प्रयाग में, और यहीं से ब्रह्मांड की रचना हुई है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड का निर्माण इसी प्रयागराज से हुआ है। सृष्टि के देवता जिनको प्रजापति ब्रह्मा कहते हैं, यहीं यज्ञ किए थे और उसके बाद ब्रह्मांड की रचना की थी। अब जो कुंभ होता है, जो कुंभ का आयोजन होता है, जैसे कोई घड़ा, मान लो ये घड़ा है, अब घड़ा में देख लो, जो ये मुंह है किसका प्रतीक है, मुंह जो है वो विष्णु का प्रतीक है, जो उसकी गर्दन है वो रुद्र का प्रतीक है, जो आधार है वो ब्रह्मा का प्रतीक है, जो केंद्र भाग है ये पूरा भाग है, ठीक है, आसपास के चारों तरफ का, ये सभी देवी देवता आ गए, और जो अंदर का जल है ये देखो वो महासागर का प्रतीक हो गया, ये इसका सांस्कृतिक महत्व हो गया। कुंभ के दौरान जो श्रद्धालु होते हैं वो संगम के जल में डुबकी लगाते हैं। इस समय नदी के तट पर एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जैसे यहाँ पर किया गया था। मेले में विविध प्रकार की भाषा बोलने वाले, अलग अलग प्रकार, यानी देश विदेश, यानी देश प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। अलग अलग परंपराएं, संस्कृतियां, अलग अलग वेशभूषा, भोजन, रहन सहन के तरीके वहां पे देखे जा सकते हैं। लोग, कई लोग तो खाना लेके जाते हैं, कुछ चीजें वहीं पे बनाते हैं। लोगों को मानना होता है कि स्नान करने से उनको पापों से मुक्ति मिल जाएगी। अब देते हैं किताब में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो किताब चलिए देख लेते हैं। हम्म सॉरी, हाँ, प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुंभ प्रयाग में आयोजित होने वाले कुंभ की सांस्कृतिक महत्ता को दिखाते हुए उसका वर्णन कीजिए। आज के आधुनिक, यानी आधुनिक प्रयागराज में स्थित प्रयाग का बतौर तीर्थ हिंदुओं में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यानी प्रयागराज में एक जगह है प्रयाग, पूरे प्रयागराज नहीं कहते, प्रयाग उसको कहते हैं, ठीक है। जहाँ प्रयाग उसी स्थान को कहते हैं जहाँ पे नदियां मिलती हैं। कई जगह प्रयाग हैं, जैसे उत्तराखंड में कई सारे प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ये सारे प्रयाग। तो जो प्रयागराज में जो स्थित है, प्रयागराज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अंतिम प्रयाग है, यहाँ पे यमुना नदी मिल जाती है। तो आधुनिक प्रयागराज में स्थित प्रयाग का बतौर तीर्थ हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। परंपरागत तौर पर नदियों का मिलन बेहद पवित्र माना जाता है, लेकिन संगम का मिलन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। संगम में नदियों का मिलन, यहाँ गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती नदियों का अद्भुत मिलन होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु अमृत से भरा कुंभ यानी बर्तन लेकर जा रहे थे, और असुरों से छीना झपटी में जब छीना झपटी हुई तो अमृत की 4 बूंदें जमीन पर गिर गई। जहां जहां गिरी, प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन, 4 जगह, इन्हीं स्थानों पर कुंभ का मेले का आयोजन होता है, जो कुंभ का आयोजन होता है। और कुंभ में हर जो जो 4 स्थान है, 3-3 वर्ष के अंतराल में सभी जगहों पे होगा। तो एक स्थान पर कितने सालों में आएगा, 12 वर्ष में। तो 12 स्थानों पे क्या कहते हैं, 12 वर्ष में किसी भी स्थान पर एक कुंभ का आयोजन होता है। तीर्थ स्थान वह स्थान होता है जहाँ पे मुक्ति के लिए, मतलब अगर यात्रा कर लो तो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। वहां पे एक बार, यानी किसी भी स्थान पर 12 वर्ष में एक बार कुंभ का आयोजन होता है। 144 वर्ष बाद महाकुंभ का आयोजित किया जाता है। ये क्या होता है, इसकी एक डेट निर्धारित की जाती है, जब सभी ग्रह होते हैं उनकी एक विशेष दशा होती है, तो उस दशा के अनुसार इसका तय किया जाता है। ये बहुत ही टेक्निकल लिखा हुआ है, इतना मत पढ़िए, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा, इनकी राशियों के संयोजन से बहुत सटीक स्थिति निर्धारित की जाती है, तब ये मेला आयोजित किया जाता है। प्रयाग कुंभ को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी सभी जगह पर कुंभ होता है 4 जगहों पे, लेकिन प्रयाग कुंभ को ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह ज्ञान या प्रकाश की दिशा को चिन्हित करता है। प्रयाग संगम को तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि ब्रह्मांड का निर्माण यहीं से हुआ था। इसी को पृथ्वी का केंद्र यानी प्रयागराज को ही माना जाता है। कहा जाता है कि, यानी हमारे ग्रंथों में, यानी ग्रंथों में लिखा हुआ, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति यहीं से हुई थी। यहाँ पे ब्रह्मा ने यज्ञ करने के बाद ब्रह्मांड की रचना की थी। ठीक है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, घड़ा होता है, पवित्र, यानी घड़ा कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक घड़े में जो का मुख है वो विष्णु की उपस्थिति का प्रतीक है, जो इसकी गर्दन है वो रुद्र की उपस्थिति का प्रतीक है, जो आधार है वो ब्रह्मा का उपस्थिति दर्शाता है, और केंद्र में सभी देवी देवता, और आंतरिक भाग जो है वो पूरे महासागर को दर्शाता है। ठीक है। प्रयाग कुंभ के
दौरान जब कुंभ होता है तो उस समय प्रयाग कुंभ के दौरान तीर्थयात्री संगम के जल में डुबकी लगाते हैं। इसी समय नदी के तट पर एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। हर धर्म जाति के लोग किसी न किसी रूप में यहाँ मौजूद होते हैं और यह एक मिनी इंडिया के रूप में, यानी देश के कोने कोने से, राजस्थान, दक्षिण भारत, सब जगह से जो लोग आते हैं तो एक मिनी इंडिया के रूप में नजर आता है। यहाँ विभिन्न प्रकार की भाषाएं, परंपराएं, संस्कृतियां, कपड़े, भोजन, रहन सहन के तरीके देखे जा सकते हैं। यह आश्चर्यजनक है कि लाखों लोग बिना किसी आमंत्रण के यहाँ पहुंच जाते हैं। प्रयाग कुंभ मेले के महत्व और भारत की आध्यात्मिकता में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझने के लिए गंगा नदी की महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि जानना आवश्यक है। श्रद्धालु मानते हैं कि गंगा में स्नान करने से व्यक्ति पिछले जन्म के पापों के कर्मों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार वह व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा जाता है। कुंभ मेला कल्पवासियों, जो साधु होते हैं, नागा होते हैं, आगंतुक होते हैं, यात्रियों का एक समागम होता है। तपस्वियों, महंतों सहित 13 अखाड़े होते हैं। इन अखाड़ों के संबंधित जो अध्यक्ष होते हैं, महंत होते हैं, वो कुंभ के दौरान पवित्र नदी में सर्वप्रथम डुबकी लगाते हैं और उसके स्नान के साथ ही कुंभ मेले का कार्यक्रम शुरू होता है। अगला जो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, वो 5वां और 6वां नंबर को एक साथ देख लेते हैं थोड़ा सा उनके बारे में। तो एक जो 5वां नंबर क्वेश्चन है वो उत्तर प्रदेश के में मनाए जाने वाले उत्सवों के बारे में है, जो कौन कौन से उत्तर प्रदेश में उत्सव या महोत्सव मनाए जाते हैं। और 6वां नंबर क्या क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों के बारे में पूछ रहा है कि उनका क्या सांस्कृतिक महत्व है, वर्णन कीजिए, ये सारी चीजें। तो त्योहार और उत्सव, इसमें सबसे पहले बेसिक हम डिफरेंस अगर समझ लें तो पूरी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि यही नहीं पता रहेगा क्या उत्सव होता है, क्या त्योहार होता है। तो सबसे पहले त्योहार को समझते हैं। त्योहार क्या होता है? हमारा परंपरा से जुड़े हैं, हमारे धर्म से जुड़े होते हैं, हमारे धर्म से जुड़े होते हैं और इनको व्यक्ति क्या करता है, जैसे देखे होंगे होली होगा, दिवाली होगा, ये सब लोग एक निश्चित तिथि में मनाते हैं और इसमें ग्रहों की दशा देखते हैं, भारतीय पंचांग को देखते हैं, परंपराएं इसमें होती हैं। जैसे होली में होलिका दहन करते हैं, फिर जाते हैं, यानी हमारी परंपराओं से जुड़ा होता है। इसको समुदाय मनाता है, इसको परिवार मनाता है और राज्य नहीं मनाता कि नहीं राज्य मना रहा। लेकिन महोत्सव में आप उल्टा देखेंगे, महोत्सव में इंसान, वो आम आदमी बहुत कम होगा, उसको राज्य मनाएगा, संस्कृति विभाग मनाएगा, पर्यटन विभाग मनाएगा, ऐसे मतलब किया जाएगा। तो त्योहार क्या होते हैं? व्यक्तिगत आस्था, परिवार की आस्था, समुदाय की आस्था किसी चीज में होती है, परंपरा से बहुत लंबे समय से किसी चीज को मनाते चले आ रहे हैं। जैसे त्योहार हो गया, ईद हो गया, दिवाली हो गया और बकरीद हो गया, रमजान हो गया, और ईसाई क्रिश्चियन हो गए, वो जन्म से उनकी परंपरा से वो चीज जुड़ी हुई है। और अब ये समझ गए मोटा मोटी। अब दूसरी चीज समझिए कि महोत्सव क्या होता है। तो महोत्सव या उत्सव क्या होता है, ये अगर टेक्निकली जो हमारे यहाँ पे मनाया जाता है, वैसे तो प्रत्येक जो त्योहार होता है वो भी एक उत्सव होता है, उत्सव की तरह मनाते थे, लेकिन उत्सव अलग है यहाँ पे जो समझाया गया है प्रश्न के हिसाब से। तो क्या है कि जो हमारे यहाँ पे उत्सव या महोत्सव क्या होते हैं, सरकार मनाती है, सरकार का पर्यटन विभाग मनाएगा, संस्कृति विभाग मनाएगा, और उसका उद्देश्य क्या होगा कि जो लुप्त हो चुकी या जो संस्कृति है उसका संरक्षण करने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, जो शिल्प कलाएं हैं, जो दस्तकारियां हैं, जैसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगहों पे विभिन्न प्रकार की चीजें प्रचलित हैं लेकिन उनके बारे में कोई जानता नहीं है, तो स्थानीय और प्रदेश के या फिर देश के कोने कोने से जो शिल्पकार आते हैं, अलग अलग प्रकार की कुर्सी बनाने वाले आते हैं, खादी उद्योग के आते हैं, झूला वाले आते हैं, मतलब कोई स्थानीय कला होगी, संस्कृति होगी, उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य द्वारा, यानी संस्कृति विभाग हो, पर्यटन विभाग हो, सांस्कृतिक संस्थान, उनके द्वारा आयोजन किया जाता है। और इसका आयोजन ये करता है, राज्य करता है, उसका आयोजन, त्योहारों का आयोजन परिवार संस्था, परिवार समुदाय करते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है संस्कृति का संरक्षण करना। तो ये आप समझ चुके हैं। ठीक है। तो ये होता है। तो अब चलिए हम समझ लेते हैं। देखिए थोड़ा सा एक बेसिक डिफरेंस, अब थोड़ा सा इसके बारे में देखे थे तो आप देख सकते हैं, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए देख लेते हैं। त्योहार वे धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक अवसर होते हैं जो परंपरा, आस्था, भावनात्मक से जुड़े होते हैं। आमतौर पर हर वर्ष नियमित तिथि को मनाए जाते हैं। इनका धार्मिक और पारंपरिक आधार होता है। व्यक्तिगत रूप से पारिवारिक स्तर पर मनाए जाते हैं और सामान्यतः आप देखें होंगे कि इस दिन अवकाश रहता है, पूजा पाठ होता है। जैसे दीपावली के दिन दीप जलाने से पहले हम, कुछ लोग क्या कहते हैं, दीपदान उत्सव। जैसे हर धर्म में दीप दिवाली का अलग अलग होता है। जैसे सिख धर्म वाले भी मनाते हैं, बुद्ध वाले दीपदान उत्सव के रूप में मनाते हैं, और हिंदू धर्म के लोग दिवाली के रूप में मनाते हैं। तो पूजा पाठ होता है, रीति रिवाज होता है, भोग लगाते हैं, जैसे जैसे कुंवारी खिलाई जाती है कहीं कहीं,
दान पुण्य होता है, ये सारी चीजें, दीपावली, होली, रमजान, रामनवमी, ईद, ये सारी। और महोत्सव में क्या होता है, महोत्सव बड़े पैमाने पर आयोजित सांस्कृतिक, पर्यटन और प्रशासनिक उत्सव होते हैं जिनका उद्देश्य कला, संस्कृति, इतिहास या स्थानीय पहचान को बढ़ावा देना होता है। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, सरकारी या प्रशासनिक सहयोग से ये आयोजित किए जाते हैं, सांस्कृतिक, शैक्षणिक या आर्थिक उद्देश्य से जुड़े होते हैं, स्थानीय स्तर से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक इसमें प्रतिभागी शामिल होते हैं। इसमें नाट्य शैली, कोई नृत्य किसी क्षेत्र विशेष का है वो प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है, नाटक जिसको कहते हैं, नाट्य वही होता है, ड्रामा जिसको कहते हैं, नृत्य यानी डांस, संगीत, प्रदर्शनी लगाई जाती है, जगह जगह प्रदर्शनी, हाट लगाए जाते हैं, शिल्प मेले आयोजित किए जाते हैं जहाँ पे शिल्पकार अपनी अपनी शिल्प को प्रदर्शित करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव को ताज महोत्सव, लखनऊ महोत्सव, दीपावली या गंगा महोत्सव जिसको कहते हैं, फिर चित्रकूट, ये सारी चीजें होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम प्रश्न को देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में आयोजित किए जाने वाले प्रमुख उत्सवों का वर्णन कीजिए। तो जैसे देखिए लिखा हुआ है कौन कौन सा, सैफई महोत्सव इटावा, ये शायद नहीं, ये हमारे जब अखिलेश यादव जी की सरकार, समाजवादी सरकार है, तो ये इटावा क्षेत्र में चालू किया गया था, सैफई में। लखनऊ महोत्सव, गंगा महोत्सव वाराणसी, कंपुल्य महोत्सव फर्रुखाबाद, कल्की महोत्सव संभल, यमुना महोत्सव मथुरा, ताज महोत्सव आगरा, जैसे कि नाम से पता चला, सुलह कुल महोत्सव ये आगरा में, झांसी महोत्सव, झांसी में, आयुर्वेद महोत्सव भी इसको कहते हैं, संत कबीर उत्सव संत कबीर नगर में मनाया जाता है। तो चलिए उत्तर में क्या लिखा है इसको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा, जैसे बता रहे थे कि राज्य द्वारा आयोजित किए जाते हैं जो भी उत्सव या महोत्सव होते हैं, उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष अनेकानेक उत्सवों का आयोजन किया जाता रहा है। इन वार्षिक उत्सवों में से कुछ उत्सवों के बारे में संक्षिप्त में वर्णन किया जा रहा है, उसमें से चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा है। लखनऊ महोत्सव हो गया, गंगा महोत्सव हो गया, कांपिल्य महोत्सव हो गया, कल्की महोत्सव संभल में हो गया, यमुना महोत्सव हो गया मथुरा वृंदावन में, ताज महोत्सव आगरा में हो गया, सुलह कुल उत्सव भी आगरा में हो गया, फिर झांसी महोत्सव झांसी में हो गया, आयुर्वेद महोत्सव भी इसको कहते हैं, कबीर महोत्सव संत कबीर नगर जिले में आयोजित किया जाता है जनपद, त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में जो बोट क्लब है उसके द्वारा आयोजित किया जाता है। तो कौन कौन से महोत्सव है, चलिए इसके बारे में एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। लखनऊ महोत्सव, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, लखनऊ में आयोजित किया जाता है, यह प्रदेश की कला एवं संस्कृति को प्रदर्शित करता है। लखनऊ महोत्सव लखनऊ में आयोजित किया जाता है, प्रदेश की जो कला एवं संस्कृति को उसमें प्रदर्शित किया जाता है। चूंकि लखनऊ अवध क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए प्रदेश के जो अवध क्षेत्र का संगीत, लोक नृत्य, लखनवी जो तहजीब होती है उसको प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। फिर गंगा महोत्सव वाराणसी में मनाया जाता है, इस महोत्सव का आयोजन वाराणसी में किया जाता है। भारत की सांस्कृतिक राजधानी, यानी कह सकते हैं जो राजनीतिक राजधानी है उसको कहते हैं दिल्ली है ही। आर्थिक राजधानी चूंकि मुंबई को माना जाता है, उसी तरह है नहीं ऑफिशियल में, लेकिन माना जाता है कि आर्थिक राजधानी है मुंबई, और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी भी कुछ लोग कहने लगे। तो जो वाराणसी में आयोजित किया जाता है ये जो कि सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। गंगा क्या है, गंगा महोत्सव, गंगा भारत की जीवन रेखा माना जाता है, भारत की क्या, उत्तर भारत की जीवन रेखा माना जाता है। इस महोत्सव में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। गंगा महोत्सव में हस्तशिल्प की भी धूम लगी रहती है। इस महोत्सव में 20 राज्यों से भी ज्यादा के शिल्पकार भाग लेते हैं, अपनी शिल्पकारी कृतियों का प्रदर्शन करते हैं। उसी तरह कंपिल्य महोत्सव है, कंपिल्य महोत्सव फर्रुखाबाद में मनाया जाता है, रामेश्वर नाथ, कामेश्वर नाथ और जैन मंदिरों में आयोजित किया जाता है। यानी कंपिल्य महोत्सव या कैंपिल्य महोत्सव फर्रुखाबाद में मंदिर है, रामेश्वर नाथ, कामेश्वर नाथ, जैन मंदिरों में आयोजित किया जाता है। इस उत्सव में विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कांपिल्य महोत्सव फर्रुखाबाद में रामेश्वर नाथ, कामेश्वर नाथ मंदिर हैं और जैन मंदिरों में आयोजित किया जाता है, और विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। फिर कल्की महोत्सव, कल्की माने जाते हैं विष्णु के अवतार की, जब कलयुग में जब बहुत बुराई बढ़ जाएगी तो ये किया जाएगा। लेकिन अगर टेक्स्ट में देखोगे तो वो लिखा है कि बौद्ध धर्म का नाश करने के लिए कल्की अवतार आएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है, जो बुक के हिसाब से, अपने सिलेबस के हिसाब से। तो कल्की महोत्सव भगवान श्री कल्की की नगरी संभल को माना जाता है। भगवान श्री कल्की या विष्णु के अवतार माने जाते हैं, सॉरी मैंने नाम बोला। तो कल्की महोत्सव भगवान श्री कल्की की नगरी संभल में लगभग 1960 से श्री कल्की की जयंती पर आयोजित किया, यानी पहले नहीं, 1960 में अभी आया। कल्की महोत्सव 1960 से कल्की जयंती पर संभल में आयोजित किया जाता है। भगवान श्री कल्की की प्रस्तावित अवतारी तिथि, यानी कहते हैं कि इस दिन आएंगे, जन्म लेंगे, अभी लिए नहीं, प्रतिवर्ष श्रावण मास
कि शुक्ल पक्ष की पश्चिमी और षष्ठमी को यह उत्सव संबल पे प्राचीन कल की, अब इतना कल की लिख दिया, सीधी सी बात है। कल की महोत्सव, अगर इसको शॉर्ट में समझे, कल की महोत्सव संबल में आयोजित किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन भविष्य में भगवान कल की अवतार लेंगे। ये है इसी इसलिए मनाया जाता है। यमुना महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यमुना महोत्सव मथुरा और वृंदावन में आयोजित किया जाता है। ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? ताज महोत्सव आगरा में आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य हस्तकला और शिल्पकला को प्रोत्साहन देना, कारीगरों को प्रोत्साहन देने के साथ उनकी कृतियों की बिक्री हेतु अधिकाधिक अवसर प्रदान करने हेतु किया जाता है। यानी सीधी सी बात है, हस्तकला है, शिल्पकला है, उसको प्रोत्साहन देना होता है। क्षेत्रीय होती है, राज्य की होती है, जो कारीगर होते हैं उनकी कृतियों की बिक्री, ऐसा मेला जैसा लगता है महोत्सव में कि वो सारे लोग खरीदते हैं, पुराने पुराने लोग होते हैं उनको अच्छी लगती है। बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं, व्यापारी, उनको जो कहते हैं एंटिक चीज चाहिए होती है जो बिल्कुल किसी के पास ना हो, तो वो यहाँ से खरीद के लाए। ताज महोत्सव की शुरुआत 1992 में की गई थी। उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा हर साल इसका आयोजन किया जाता है। सुलह कल उत्सव भी आगरा में आयोजित किया जाता है। यह हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है। यानी सुलह कुल उत्सव भी आगरा में, ताज महोत्सव भी आगरा में। हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में झांसी महोत्सव, जिसको आयुर्वेद महोत्सव में कहते हैं, संस्कृति विभाग द्वारा आयोजन किया जाता है। झांसी में 5 दिवसीय होता है। कबीर महोत्सव संत कबीर नगर जनपद में आयोजित किया जाता है। संत कबीर नगर जनपद में एक मगहर है जहाँ पे उनका जन्म माना जाता है कि हुआ था। ये संत कबीर विषयक जीवन दर्शन को अधिकाधिक प्रदर्शित करने के लिए, कबीरदास की जो जो वाणी है, जो उनके विचार है, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए ये उत्सव का आयोजन किया जाता है। त्रिवेणी महोत्सव क्या है? त्रिवेणी महोत्सव इस प्रत्येक वर्ष फरवरी में प्रयागराज स्थित बोट क्लब में आयोजित त्रिवेणी महोत्सव, क्योंकि त्रिवेणी हमारी कहाँ है? प्रयागराज में है, तो प्रयागराज में जो बोट क्लब है वहां पे आयोजित किया जाता है। ये प्रदेश की मिश्रित संस्कृति, राष्ट्रीय एकता का अवलोकन कराया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। निष्कर्ष, उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा मनाए जाने वाले इन उत्सवों का उद्देश्य क्या होता है? प्रदेश की परंपराओं को संजोए रखना। विभिन्न कलाकार इन उत्सवों में पेशेवर तरीके से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, अपनी चीजें बना बना के लाते हैं, यहाँ पे बेचते हैं, लोग खरीदते हैं। अपनी परंपराएं वो प्रदर्शित होती हैं। कोई डांस होगा वो प्रदर्शित किया जाएगा, लोग दूर दूर से देखें। नाटक होते हैं, ये सारी चीजें प्रदर्शित किए जाए। इन उत्सवों में दूर दूर से आए शिल्पकार अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। तो ये चलिए 5वां क्वेश्चन है। जो अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है त्योहार के बारे में। हमने महोत्सव या उत्सव के बारे में पढ़ लिया, हमने अंतर देख ही लिया था क्या होता है। अब त्योहार के बारे में रहा है, तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्योहारों का वर्णन करते हुए उनकी सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाइए। क्या इनका सांस्कृतिक महत्व है? तो जानते हैं उत्तर प्रदेश में हमारे बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, और इन सारे लोग अपने अपने त्योहार मनाते हैं। इनकी अलग अलग उसके पीछे रीति रिवाज है, उनकी कहानी है, उनके पौराणिक कहानियां हैं, उनके अनुष्ठान वगैरह हैं, और उसी हिसाब से वो मनाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में, चलिए प्रश्न के हिसाब से तो इसमें क्या है कि आपके पास अगर ये उत्तर आ गया तो थोड़ा बड़ा चाहिए, बाकी लिखने के लिए इतना मैटर है कि लिखते रहिए जितना अच्छे से। आज कुछ टेक्निकल चीजें आप पढ़ लीजिए और उसके बाद में अपने जितनी भी चीजें आप देखते हैं तो 2-2 लाइन 4-4 लाइन में, जैसे होली में आ गया तो होली में फाग गाते हैं, ऐसा लिख दिए। फागुन के महीने में मनाया जाता है, रंग लगाते हैं, होलिका दहन होती है। ये होता है महीना, जो कि हिंदी के महीने आप याद कर लेना तो ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि हिंदी के महीने भी हो सकता है इंटरव्यू में पूछ ले, ये सारी चीजें हो जाए। लेकिन अगर नहीं भी याद आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी के महीने क्योंकि थोड़े कठिन होते हैं, लेकिन अगर याद कर लेंगे तो अच्छे रहेंगे उसी में। क्योंकि हिंदी में जो हमारे सारे त्योहार होते हैं हिंदू धर्म से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से रिलेटेड, ये हिंदी महीने या कहें भारतीय पंचांग के अनुसार ही उनकी तिथि डिसाइड की जाती है, निर्धारित की जाती है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे। तो इसमें आप लिख सकते हैं आसानी से कि उत्तर प्रदेश में ये त्योहार है, होली है, ऐसा है, होली में ये होता है। विजयदशमी को दिन ये होता है, विजयदशमी के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। और ईद क्या मनाया जाता है, तो वो मुसलमान लोग समझ सकते हैं अपने बारे में अच्छी तरीके से, लेकिन वो भी लिखा जा सकता है अच्छी तरीके से, थोड़ी थोड़ी जानकारी करके। क्रिसमस के बारे में कि इस दिन 25 दिसंबर को मनाया जाता है, और इस दिन क्या कहते हैं, यीशु मसीह की जन्म हुआ था। गुड फ्राइडे मनाया जाता है क्योंकि वो उठ तीसरे दिन उनको जितना मारा गया था तो तीसरे दिन उठ खड़े हुए थे। और मौनी अमावस्या वगैरह हो गई, तो सारी चीजें, रामनवमी हो गई, तो ये सब लिख सकते हैं। तो चलिए आंसर में आते हैं कि इस किताब में क्या दिया हुआ है, हम कैसे लिख सकते हैं। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्योहारों का वर्णन करते हुए उनकी सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाइए। भारत का राज्य उत्तर प्रदेश पारंपरिक रूप से कई धर्मों
के विभिन्न त्योहारों का जश्न मनाता है। यानी कई धर्म के लोग रहते हैं और वे अपने अपने त्योहार मनाते हैं। उत्तर प्रदेश देवों की भूमि रही है। यहाँ मुख्य रूप से निम्नलिखित त्योहार मनाए जाते हैं। कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, तो चलिए यहाँ देखते हैं। मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी या सरस्वती पूजा, शिवरात्रि या महाशिवरात्रि, होली, रामनवमी, रमजान, ईद उल फितर, रक्षाबंधन, दशहरा, दशहरा, दीपावली, क्रिसमस आदि। और इसमें क्या है कि आप लिख सकते हैं कोई भी त्योहार, कोशिश ये रहे कि सारे धर्म मिला लो, उसके एक एक दो दो तीन तीन त्योहार लिख दो। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो जितने भी धर्म है लगभग लगभग उनके एक एक दो दो तीन तीन त्योहार लिख दो, तो ये बैलेंस हो जाएगा। ये नहीं हम हिंदू हैं तो अपने हिंदू हिंदू लिख रहे हैं, तो बैलेंस थोड़ा बना के लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए आते हैं हमको किताब में क्या क्या दिया हुआ है। तो मौनी अमावस्या देखे होंगे, जब कुंभ मेला अभी 2025 में लगा था, तो मौनी अमावस्या के दिन ही रात में लोग नहाने के लिए कि सुबह सुबह हम नहाएंगे, और उसी में भीड़ लग गई थी बहुत ज्यादा, और उसी में भगदड़ में लोग मर गए थे बहुत ज्यादा। तो वही त्योहार है। अगर बात करें तो इस दिन क्या होता है, लोग मौने, अब महीने का देखो क्या महीने का नाम है कि माघ महीने में होता है, जो कि माघ मेला इसको कहते हैं ना, जो कुंभ मेला माघ महीने में कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। ये ना भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, याद कर लोगे तो अच्छा, नहीं तो इतना ही याद रख सकते हो कि इस दिन जो मौनी अमावस्या, जैसा कि नाम है मौनी अमावस्या, तो मौन रहकर, इस दिन मौन रहकर व्रत रखा जाता है। यानी किसी से बात नहीं की जाती है, मौन रखकर व्रत रखा जाता है। और इस दिन माना जाता है कि अगर आप मौन रहकर व्रत रखोगे, और तो इससे क्या होगा कि देवताओं से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। आपके पितर यानी आपके पूर्वजों को, जो आपके मर चुके हैं पुरखे हैं, उनको शांति मिलेगी, यानी देवताओं से पुण्य मिलेगा, पितरों को शांति मिलेगी। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर पवित्र नदियों जैसे गंगा यमुना में स्नान किया जाता है। तो मौनी अमावस्या में संगम में लोग स्नान करने गए थे, क्यों? क्योंकि पुण्य की प्राप्ति होगी, पितरों को शांति मिलेगी, इसीलिए सब लोग शांति मिलने के लिए वहां चले गए थे बेचारे। अब आ गई बसंत पंचमी की अगर बात करें, दूसरा त्योहार बसंत पंचमी। सरस्वती पूजा भी अभी चालू हुआ है, तो सरस्वती पूजा अलग अलग है। सरस्वती पूजा को माना जाता है कि इस दिन सरस्वती की जयंती मनाई जाती है। देखिए बताओ, इंसान की जयंती है, भगवान की जयंती है, तो सरस्वती माँ, सरस्वती ऐसा लिख सकते हैं कि माँ सरस्वती का इस दिन जन्म दिवस मनाया जाता है, या जन्मदिन मनाया जाता है। कह सकते हैं कि माँ सरस्वती का जन्मदिन इस दिन मनाया जाता है। जो हमारी सरस्वती क्या है, संगीत और कला की देवी मानी जाती है, और इनका पूजा किया जाता है। जो संगीत और कला की शिक्षा की देवी है, संगीत कला शिक्षा की देवी है, उनका पूजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और बच्चों को हिंदू जो रीति रिवाज है उसके अनुसार पहला शब्द लिखना सिखाया जाता है। और बसंत पंचमी क्या होती है, ये जो भारतीय कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर, उसके अनुसार माघ महीने में मनाया जाता है। और इस दिन क्या होता है, बसंत आगमन, जो बसंत पंचमी होती है, ये बसंत आगमन का सूचक होती है कि इस दिन बसंत आगमन आ गया है। ठीक है, तो ये मनाया जाता है। महाशिवरात्रि की बात करें, शिवरात्रि मतलब शिव की रात। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। तो इसमें आप जो जो देखे हों कि रैली निकलती है, या कहें कि वो निकला करता है, जुलूस निकलता है, जिसमें सब भगवान शिव का और पार्वती का रूप लेकर जाते हैं, कांवरिया जाते हैं। तो इस सब आप वर्णन कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, एक एक दो शब्द। होली के बारे में अगर बात करें तो होली भारतीय परंपरा सबसे रंगीन और खुशियों भरा अवसर है। होलिका दहन के बाद में फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। और भारतीय कैलेंडर के अनुसार साल का पहला त्योहार मनाया जाता है, हिंदू कैलेंडर भारतीय कैलेंडर। होली के दिन लोग एक दूसरे को गुलाल अबीर और रंग लगाकर लगाते हैं, मिठाई खिलाते हैं। देखे होंगे एक दूसरे के लोग रंग लगाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, फाग होता है, तो सारी चीजें अलग से। उसी तरह रमजान की, रामनवमी की बात करें, रामनवमी, इस दिन भगवान विष्णु ने, चूंकि माना जाता है कि जो राम है वो भी विष्णु के अवतार है, तो इस दिन दानवों का अंत करने के उद्देश्य से धरती पर जन्म लिया था राम के रूप में, विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया था। ठीक है, और हिंदू पंचांग या भारतीय पंचांग के अनुसार भगवान राम का इस दिन जन्म माना जाता। अब इतना कठिन तो लिख नहीं पाओगे, तो सीधी सी बात है, रामनवमी के दिन ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में दानवों का, राक्षसों का अंत करने के लिए, धरती से उनको छुटकारा दिलाने के लिए भगवान राम के रूप में जन्म लिया था विष्णु ने। और इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, कौशल्या की कोख से राम ने जन्म लिया था। ये चीजें हो गई। अब आ गए मुस्लिम धर्म का एक त्योहार, रमजान की बात करें तो ये मुस्लिम कैलेंडर या इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना होता है, जिसको अत्यंत पवित्र महीना माना जाता है। आप देखे होंगे इसको इबादत का महीना माना जाता है। जो मुस्लिम समुदाय या जितने भी मुस्लिम हमारे दोस्त हैं को देखे होंगे कि एक महीने तक
रोजा रखते हैं। ईद उल फितर को ईद भी कहते हैं। हिजरी कैलेंडर या इस्लामी या मुस्लिम कैलेंडर या हिजरी कैलेंडर भी इसको कह सकते हैं। ईद साल में दो बार आती है। एक होता है, एक ईद जो होती है वो ईद उल फितर के तौर पर, और दूसरी जो ईद होती है वो ईद उल जुहा के नाम से मनाई जाती है। तो जो पहली ईद है ईद उल फितर को भी ही ईद कहते हैं। इसी दिन ईद मनाई जाती है। एक होती है बकरीद, एक होती है ईद। इस दिन चांद नजर आता है। इस ईद के दिन सभी रोजेदार नवा रमजान की आखिरी नमाज पढ़कर एक दूसरे को गले लगकर बधाई देते हैं। रक्षाबंधन की अगर बात करें तो ये भारतीय कैलेंडर या भारतीय पंचांग हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन मास के पूर्ण चंद्र के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन का शाब्दिक अर्थ होता है रक्षा का बंधन। भाई जो बहन होती है भाइयों के कलाई में राखी बांधती है इस दिन, और अपने नैसर्गिक प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। दशहरा इस दिन माना जाता है कि रावण जो भगवान राम ने रावण को मारा था, जो कि बुराई में अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। दीपावली क्या होता है कि इस दिन रावण को मार करके जब भगवान अयोध्या वापस आए थे, अयोध्या वापस लौटे थे, तो जो अयोध्या वासी थे दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। तो दिवाली भगवान राम के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटने के उत्सव के रूप में मनाई जाती है। दीपावली के इन घरों में दीप जलाए जाते हैं। क्रिसमस ये ईसाई धर्म के लोग 25 दिसंबर को मनाते हैं। और क्या, ईसाई धर्म के संस्थापक यीशु मसीह का जन्म इसी दिन हुआ था, और इस दिन सबसे पहले चर्च जाकर लोग प्रार्थना करते हैं। तोहफे देने का प्रचलन भी होता है। निष्कर्ष, उत्तर प्रदेश में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। अपनी परंपराओं के अनुसार अनेक त्योहार मनाते हैं। विभिन्न त्योहारों को साथ साथ मनाने की हमारे यहाँ परंपरा है, जो सामाजिक सौहार्द की मिसाल पेश करती है। जहाँ एक और हिंदू धर्म एवं रीति रिवाज से त्योहार मनाए जाते हैं, तो दूसरी ओर अन्य अल्पसंख्यक समुदाय जैसे मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन अपनी भागीदारी निभाते हैं, अपने अपने त्योहार मनाते हैं। रामायण रामलीला के मंचन में होता है। देवा शरीफ में भी मेला लगता है। आप देखो ऋषभ देव जन्मस्थली में मेला लगता है। इन स्थानों पर सभी धर्मों की उपस्थिति उत्तर प्रदेश में के त्योहार, मेलों और सांस्कृतिक सौहार्द को सांस्कृतिक एकता के रूप में उद्घाटित करती है। प्राय सभी बड़े धर्म संप्रदाय धार्मिक स्थल किसी न किसी रूप में उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ऐसे में इन सांस्कृतिक उत्सवों का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो ये तो ऐसे आप आसानी से ये चीजें लिख सकते हैं। जो जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन किस चीज के बारे में है? 7वां नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का सांस्कृतिक परिचय देते हुए वहां मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों का वर्णन कीजिए। जो उत्तर प्रदेश का हमारा बुंदेलखंड जो नीचे का क्षेत्र है, जिसमें महोबा, झांसी, ललितपुर, बांदा, ये सारे जो क्षेत्र आते हैं, इसको बुंदेलखंड, इसका अपना एक सांस्कृतिक महत्व है। यहाँ बुंदेली भाषा बोली जाती है बुंदेलखंड में। तो यहाँ पे त्योहार भी अलग अलग तरह के मनाए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे संस्कृति जो अलग अलग छोटे छोटे पाए जाते हैं, तो वहां पे यहाँ पे भी कई, तो ये अलग अलग रीति रिवाज हैं जो आगे चलकर त्योहारों के रूप में परिवर्तित हो गए। जैसे कि कई जो त्योहार हैं वो क्या कर रहे हैं, जो बहुएं होती हैं, जो परिवार की बहुएं होती हैं, वधुएं होती हैं, उनकी पूजा की जाती है। एक उसको कुन घोषु पुण्य कहते हैं। पुण्य मतलब पूजा करना, कुन घोषु मतलब जो बहुएं होती हैं, वधुएं होती हैं, उनको कहा जाता है कि इनकी पूजा करना चाहिए। सास पूजा करती है कि हमको एक अच्छी सास मिल जाए, एक अच्छी बहू मिल जाए जो धन धान्य से भर दे घर को, संतान से भर दे, ऐसा करके। तो अलग अलग त्योहार इसी तरह से मनाया जाता है। हर छठ मनाया जाता है। ये माना जाता है कि इस दिन कृष्ण के भाई बलराम का जन्म हुआ था। ठीक है। और जन्माष्टमी मनाया जाता है। जन्माष्टमी भी वहां मनाया जाता है। गणगौर मनाया जाता है। कई त्योहार मनाए जाते हैं जो स्थानीय स्तर पर होते हैं, वहीं पे प्रचलित है। थोड़ा थोड़ा अलग अलग क्षेत्र में भी प्रचलित है, तो उनको चलिए कि अच्छे से देख लेते। तो पहले हम त्योहार देखते हैं, बाद में ऊपर वाला देखेंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से उत्तर बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन कौन से बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाए जाते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे पहले गणगौर मनाया जाता है। चैती पुणे मनाया जाता है। अक्ती यानी बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख त्योहार और उनकी सांस्कृतिक महत्ता। तो अक्ती मनाया जाता है। अक्ती अक्ती क्या होता है कि लड़कियां जो होती है छोटे छोटे गुड्डा गुड़िया ले लेती हैं और उनके साथ खेलती हैं। तो देखिए ये भी एक त्योहार हमारे यहाँ पे बना दिया कि छोटी छोटी लड़कियां हैं और गुड्डा गुड़िया ले लिया और उसी से खेल खेल रही हैं, तो उसको अक्ती कह रहे हैं। देखो कुनघोषु पुणे जैसे कहें तो वधुओं की पूजा सात दीवार के चारों कोनों पर हल्दी से बना देती है पुतरियां। जैसे ये देखो, कुलघोषु पुणे के दिन सास आएगी और दीवार के चारों ओर ऐसे हल्दी का बना देगी और पूजा करेगी, और इससे मानेगी कि वधू की पूजा हो रही, ऐसा करके ये सब किया जाता है।
कुन घोषु फिर कन्हैया आठे को कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, जब कृष्ण जी के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है। हरसठ के दिन माना जाता है भगवान कृष्ण के भाई बलराम का जन्म हुआ था। नरक चौदस के दिन छोटे दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले गणगौर को देखते हैं। गणगौर क्या होता है, देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज है कि महीना बहुत ज्यादा दिया है कि ये याद रहे तो अच्छा है, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं है। आप सीधा जितनी जानकारी याद आ रही जो सामान्य सी है वो याद करके लिख सकते हैं। महीने का नाम याद आया हिंदी का तो वो और अच्छा है, इतना जरूरी नहीं है। तो गणगौर जो त्योहार होता है बुंदेलखंड में हमारे मनाया जाता है, महत्वपूर्ण त्योहार होता है। इसमें क्या होता है कि जो यह व्रत सुहागिन स्त्रियां रखती है जिनकी शादी हो चुकी है, स्त्रियां पार्वती जी की आराधना करते हैं। तो गणगौर उत्सव में क्या होते हैं, जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं वो इस त्योहार को मनाती हैं, ठीक है, और पार्वती जी की आराधना करती हैं कि शंकर जी जैसा हमको पति हमारा मिला है और ये अच्छा से रहे। तो ये चीज है कि गणगौर में पार्वती जी की आराधना सुहागिन स्त्रियां करती हैं। फिर दूसरा है चैती पुणे। चैती पुणे के दिन क्या होता है कि चैती पुणे, चैत्र की पूर्णिमा, पुणे जैसे चैती पुणे, चैत्र की जो पूर्णिमा को ये तो कुछ थोड़ा सा याद रह सकता है टेक्निकली। तो चैती पुणे भी बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण त्योहार होता है। इसमें क्या होता है, चैती यानी चैत्र की पूर्णिमा को ये त्योहार मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि 5-7 मटकियों को चूना या खड़िया से रंग दिया जाता है, पोत दिया जाता है। एक करवा रखा जाता है, करवे पर 2 माताओं की प्रतिमा, एक पजून कुमार की प्रतिमा बनाई जाती है और सभी घड़ों और मटकियों में लड्डू भरकर, चौक पूर कर, मटकियों को रखकर विधिवत पूजा की जाती है। यानी सीधी सी बात है, चैती पुणे यानी चैत्र महीने की पूर्णिमा को बुंदेलखंड क्षेत्र में चैती पुणे के रूप में त्योहार मनाया जाता है। और जो स्त्रियां होती हैं मटकियां ले लेती हैं, ठीक है, उनको लड्डू से भर लेती हैं, ठीक है, लड्डू से भर लेती हैं। एक करवा ले लेती हैं जो करवा चौथ के दिन लिया जाता है। करवा में 2 प्रतिमाएं माताओं की बना देती हैं, कोई स्त्रियां जो देवियों की प्रतिमाएं बना देती हैं। और जो मटकियां होती हैं उन लड्डू से और मिठाई वगैरह से भर देती है और उनको पूजा किया जाता है, तो उसको कहते हैं चैती पुणे। तो देखते हैं क्या है, चैती पुणे चैत्र की पूर्णिमा को बुंदेलखंड में मनाया जाता है। ठीक है, 5-7 मटकियां चूड़ा खड़िया से पोत दिया जाता है, रंग दिया जाता है, पहले बढ़िया रंग दिया जाएगा। करवा ले लिया जाएगा, करवे में तो माताओं की प्रतिमा बनाई जाएगी, पजून कुमार की प्रतिमा बनाई जाएगी और सभी में लड्डू भर करके चौक पूर करके मटकियों को रख करके विधिवत उनकी पूजा की जाती है। अक्ति भी इसी तरह का त्योहार होता है, ये भी वहीं पे होता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। और माना जाता है कि इसी दिन माना जाता है कि सतयुग का प्रारंभ हुआ था। लड़कियां जो होती हैं गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलती हैं। अक्ति के दिन ही लड़कियां गुड्डे गुड़ियों का खेल, यानी इतना याद रहे कि अक्ति बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है। लड़कियां जो होती हैं गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलती हैं और माना जाता है कि इस दिन सतयुग का प्रारंभ हुआ था। दूसरा होता है, अगला है कुन घुसु पुनः। तो कुन घुसु मतलब होता है, वह बुंदेलखंड क्षेत्र में शायद इसको कहते हैं, जो बहुएं होती हैं, वधू होती हैं, उनको कहते हैं। तो उसकी पूजा की जाती है, सास करती है पूजा। एक दीवार में चारों कोनों पर पीला पीला बना देती है, उसको कहते हैं पुतरिया बनाना, और उन्हीं की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि अच्छी जो परमेश्वरी बहू की कामना की जाती है वधुओं की, ताकि धन धान्य से घर को भर दे और संतान से भर दे। तो इस बुंदेलखंड के हर घर में ग्रह वधुओं का पूजन किया जाता है, जो कुनघोसू के नाम से जाना जाता है। यह त्योहार कुनघोसू के नाम से जाना जाता है, यानी ग्रह वधुओं का जो पूजन होता है वही कुनघोसू के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, सास दीवार के चारों कोनों पर 4 पुत्रियां हल्दियों से बनाती है, इनकी पूजा की जाती है। सास ऐसी बहू की कामना करती है जो कि परमेश्वरी हो और ये लक्ष्मी बनकर आए, घर को धन धान्य और संतान से भर दे। कन्हैया आठ है, जिसको कृष्ण जन्माष्टमी भी कहते हैं, ठीक है। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। हरछठ माना जाता है कि कृष्ण के भाई बलराम का जन्म हुआ था। और यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां ही रखती हैं, यानी हरछठ पुत्रवती, जिनको पुत्र हो चुका है वो ही नरक चौदस को छोटी दीपावली के रूप में मनाते हैं। इस तरह से तो बुंदेलखंड क्षेत्र में सभी त्योहार और पर्व बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाए जाते हैं, जिनका कोई उद्देश्य अवश्य छिपा हुआ होता है। जैसे नरक चौदस के दिन जो छोटी दीपावली के रूप में, हरछठ के दिन जो पुत्रवती स्त्रियां रखती हैं, जिनके पुत्र है वो रखती हैं। तो हर त्योहार का अपना कोई उद्देश्य अवश्य छुपा होता है, जिसमें पापों का प्रायश्चित हो सकता है, धार्मिक सामाजिक स्नेह बंधन हो सकता है, सुखी जीवन सौभाग्य की कामना, संपूर्ण आकांक्षाएं इन पर्वों में विद्यमान विद्यमान होते हैं। अब ऊपर क्या लिखा था थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश, जो आसानी से आप लिख सकते हैं, इसको कहते हैं कि भूमिका तैयार करना। तो
आप आसानी से ये मेन बॉडी अगर पता चल गई तो उत्तर आप बना लोगे। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश होता है, यहाँ हर क्षेत्र की वेशभूषा तथा भाषा में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। इतनी बड़ी भिन्नता होते हुए भी एक समानता है जो पूरे प्रदेश को एक सूत्र में बांधे रखती है, वह है यहाँ की सांस्कृतिक एकता तथा त्योहार। महाकवि कालिदास ने ठीक ही लिखा है, ये सब याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं, आप बना लोगे। ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र की अपनी एक सांस्कृतिक विविधता है, अपने त्योहार हैं। उसी प्रकार से बुंदेलखंड क्षेत्र में भी हमारे सांस्कृतिक त्योहार हैं जो निम्नलिखित है, जिनकी विशेष सांस्कृतिक विशेषताएं निम्नलिखित है। ऐसे शुरू कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है इतना ज्यादा बांधने की। कालिदास ने ठीक ही कहा है कि उत्सव प्रिय मानवा, पर्व हमारे जीवन में उल्लास और उमंग की पूर्ति करते हैं। बुंदेलखंड के पर्वों की अपनी ऐतिहासिकता है, उसका पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व है, और ये हमारी सांस्कृतिक विरासत के अंग है। कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों का विवेचन हिंदी मास के अनुसार किया जाता है। तो चलिए अगला जो हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है वह है उत्तर प्रदेश के, जो 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन है वो कौन सा है, देखते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों यानी डांस का वर्णन कीजिए एवं उनकी विशेषताओं को दर्शाइए। यानी जो अगला हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन होता है वो लोक नृत्य से संबंधित। नृत्य मतलब डांस, लोक मतलब आम जन लोग। यानी एक होता है क्लासिकल नृत्य जो बहुत सारे लोग, बहुत ही क्लिष्ट होता है, उसमें लोग बैठते हैं, उसमें पैर का ध्यान रखा जाता है कि ये पैर यहाँ पड़ना चाहिए, गर्दन ऐसा होना चाहिए, कलाई ऐसी चलना चाहिए, उस तरह से शास्त्रीय। लोक नृत्य क्या होता है कि आम जनमानस का नृत्य होता है। तो किसी भी क्षेत्र का सबसे पहले आसान भाषा में हम ये समझ लें कि लोक नृत्य है क्या, तो वह नृत्य जो किसी क्षेत्र विशेष, वह नृत्य जो किसी क्षेत्र विशेष, जैसे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की बात कर दें, ब्रज क्षेत्र की बात कर दें, पश्चिम की बात कर दें, अवध की बात कर दें, पूर्वांचल की बात कर दें, मिर्जापुर सोनभद्र की बात कर दें, दोआबा क्षेत्र की, यानी किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित वह नृत्य, यानी वह नृत्य जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित होता है और वहां की जो ग्रामीण संस्कृति होती है, जनजातीय समुदाय होता है, उसकी संस्कृति का, उसके रीति रिवाजों का, उसकी परंपरा का, इन सारी चीजों को प्रदर्शित करते हैं, वो लोक नृत्य कहलाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो मैंने थोड़ा सा जानकारी जुटाई है कि लोक नृत्य का होता है। तो लोक नृत्य वह नृत्य जो किसी क्षेत्र विशेष की जनजाति या ग्रामीण संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, जीवन शैली को दर्शाता है। यानी ऐसा नृत्य जो किसी क्षेत्र विशेष की जनजाति या ग्रामीण संस्कृति को, परंपरा को, रीति रिवाज को, जीवन शैली को दर्शाता है, वो नृत्य लोक नृत्य कहलाता है। या तो ये सामूहिक रूप से उत्सव, सामूहिक रूप से उत्सव के रूप में मनाते हैं, या फसल कटाई के समय, बुआई के समय, निराई के समय, गुड़ाई के समय मनाया जाता है, विवाह के अवसरों पर होता है, पुत्र जन्म उत्सव के समय हो सकता है, विवाह के धार्मिक अवसरों पर भी किए जाते हैं। इनका संबंध जनमानस की भावनाओं से, श्रम से, उनकी संस्कृति से होता है। ठीक है, तो चलिए हम अब देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है हमारा, जो कितने प्रकार के उत्तर प्रदेश में लोक नृत्य प्रचलित है। तो सबसे पहले हम ये भूमिका पढ़ने से पहले, जैसे प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों का वर्णन कीजिए, उनकी विशेषताओं को बताइए क्या कर। तो यही देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं। तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख लोक नृत्य, सीधे अगर प्रश्न में आ जाए भूमिका तो आप बना लोगे। लोक नृत्य बता दिया क्या होता है, तो ये लोक नृत्य होते हैं। और लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इस प्रकार समझते हैं। ठीक है, तो चरकुला जो उत्तर प्रदेश में चलता है, ठीक है, भेड़िया नृत्य चलता है, चौलर नृत्य चलता है, कलाबाजी नृत्य होता है, रास जिसको रास लीला कहते हैं, ब्रज क्षेत्र में पक्का चलता होगा, मयूर नृत्य होता है, मोर के पंख बांध कर नृत्य किया जाता है, धोबिया नृत्य होता है, घोड़ा धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है, घोड़ा और धोबी के जो संबंध होते हैं उसको दर्शाया जाता है, धीवर नृत्य कहार जाति के लोगों द्वारा किया जाता है, कर्मा और शीला नृत्य किसके द्वारा, मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र में किया जाता है, जनजातियों द्वारा किया जाता है, पासी नृत्य पासी समुदाय के लोगों द्वारा, जो अवध और पूर्वांचल क्षेत्र के लोग रहते हैं उनमें किया जाता है। एक होता है छोलिया नृत्य, राजपूत समुदाय द्वारा, राजपूत क्या करेगा, तलवार और ढाल लेकर शादी के अवसर पर गाएंगे, नाचेंगे। नौटंकी सुने होंगे, कानपुर का कोई रहने वाला होगा जानता होगा कि नौटंकी, हम भी छोटे थे तो नौटंकी देखे हैं। तो नौटंकी होता है, देखिए आ भी गया, हाथ रस्सी और कानपुरी नाट्य शैलियों में संवाद होता है। इसमें डांस के साथ में जो जोकर आता था वो डांस के साथ में गाना भी गाता था और जोकराई भी करता था। तो ये चीजें होती हैं। तो चलिए एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य क्या होता है, ये घड़ा नृत्य होता है। ये ब्रज भूमि, जो ब्रज भूमि हमारी बुंदेलखंड क्षेत्र है, जो जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, जैसे हमारा ये उत्तर, भाई सही से तो नहीं बनेगा लेकिन बनाने की कोशिश करते हैं।
ये होता है इधर का जो क्षेत्र होता है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र है, ये ब्रज क्षेत्र है। ऐसे करके ये बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया, ये बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया, ये ब्रज क्षेत्र हो गया, ये अवध क्षेत्र हो गया, ये पूर्वांचल क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो ये होता है, तो ये है ये ब्रज क्षेत्र है। ठीक है, तो कहाँ होता है, अगर बात करें तो ये घड़ा चरकुला को घड़ा नृत्य भी कहते हैं। ये ब्रज भूमि क्षेत्र के लोगों द्वारा किया जाता है। इस घड़ा नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर अनेक घड़े रखे जाते हैं, फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। तो चरकुला नृत्य में क्या होता है कि एक पहिया होता है, जैसे आप देखे होंगे बैलगाड़ी वगैरह। बैलगाड़ी चरकुला नृत्य, जैसे चरकुला नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ है। तो बैलगाड़ी का या रथ का एक पहिया ले लिया, यानी सीधी सी बात समझिए, एक पहिया ले लिया गया बैलगाड़ी का, रथ का, उसमें अनेक घड़े रख दिए गए और उसको उस पहिए को सिर पे रख लिया और फिर नृत्य कर रहे हैं। अब इमेजिन करिए कि जो चरकुला नृत्य है उसमें एक रथ का पहिया, अगर आप तांगा देखे हो, या उसका पहिया ले लिया गया, गोल गोल होता है बड़ा सा लकड़ी का, उसके ऊपर कई सारे घड़े रख लिए उसमें। ठीक है, घड़े रख लिए, अब उसको डांस किया जा रहा है। ये कहाँ हो रहा है, चरकुला नृत्य। तो ब्रज क्षेत्र में, यानी चरकुला नृत्य ब्रज, ऐसे लिखेंगे कि चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र का प्रमुख नृत्य होता है। इसमें रथ का पहिया या फिर किसी गाड़ी का पहिया लेकर के, बड़ा सा होता है, उसको सिर पर रख के, घड़े उस पर सिर पर रखा जाता है, उसमें घड़े रखे जाते हैं और डांस किया जाता है, नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो ये नृत्य होता है, यानी ये एक घड़ा नृत्य होता है, ब्रजभूमि के लोगों द्वारा किया जाता है। इसमें बैलगाड़ी या रथ के पहिए अनेक घड़े रखे जाते हैं, फिर अनेक घड़े उसके ऊपर रख लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है। उसी प्रकार है ढेड़िया नृत्य। ढेड़िया नृत्य का दोआब क्षेत्र में होता है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो ढेड़िया नृत्य, इस नृत्य का प्रचलन प्रदेश के दोआब क्षेत्र में होता है। अब माना जाता है कि जब राम जी ने लंका विजय के बाद वापस आने पर उसका स्वागत किया गया था। इस नृत्य में क्या होता है, छिद्र युक्त मिट्टी के बर्तन में दीप जलाकर उसके सिर पर रख लिया जाता है। यानी आप चरकुला नृत्य के बारे में, ब्रज क्षेत्र में होता है। फिर ढेड़िया नृत्य में क्या होता है, ढेड़िया नृत्य दोआब क्षेत्र के लोगों द्वारा किया जाता है। इसमें जो लोग होते हैं डांस करने वाले, एक छिद्र युक्त मिट्टी का बर्तन ले लेते हैं, उसमें छेद छेद रहते हैं, अंदर दिया रख लेते हैं और दीप जलाकर सर पे रखेंगे और उससे डांस करेंगे। वो चरकुला में क्या होता है, पूरा पूरा पहिया रख रहा है और कई मिट्टी के बर्तन या घड़े रख रहा है, तब डांस कर रहा है। ये चलो पूरा पहिया नहीं रख रहे हैं यहाँ भेड़िया नृत्य में, केवल एक बर्तन रख रहे हैं, उसके अंदर दीपक जला के नृत्य कर रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि लंका विजय के बाद में भगवान राम का स्वागत करने के लिए ये नृत्य किया गया था। चौलर नृत्य क्या होता है, मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में अच्छी वर्षा और फसल के लिए किया जाता है। चौलर नृत्य कहाँ होता है, मिर्जापुर सोनभद्र में होता है, अच्छी वर्षा और फसल के लिए किया जाता है। कलाबाजी क्या होता है, कलाबाजी अवध क्षेत्र के लोगों द्वारा किया जाता है। इसमें नर्तक जो डांसर होता है वो मोर बाजा लेकर, कोई होता है मोर बाजा लेकर कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करता है। रास नृत्य, जैसे कि पता चल रहा है रास लीला से आया है, तो ब्रज क्षेत्र में रासलीला के दौरान रास नृत्य किया जाता है। रास नृत्य ब्रज क्षेत्र में रासलीला के दौरान किया जाता है। यानी रासलीला के दौरान ब्रज क्षेत्र में जो नृत्य किया जाता है उसे रास नृत्य कहते हैं। मयूर नृत्य मोर के पंख बांधकर किया जाता है। ब्रज भूमि में ये भी किया जाता है, श्री कृष्ण मोर का पंख बांधते थे और रास नचाते थे, तो रास नृत्य भी वही किया जाएगा ब्रज क्षेत्र में, मोर का पंख बांध करके। इस दौरान मोर के पंख से बने विशेष वस्त्र धारण किए जाते हैं और नृत्य किया जाता है। धोबिया नृत्य क्या होता है, धोबी पूर्वांचल में ये धोबी समुदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य होता है, जिसमें नृत्य के माध्यम से घोड़ी और जो धोबी और गधे के संबंधों की जानकारी प्रदर्शित किया जाता है। धीवर नृत्य भी पूर्वांचल क्षेत्र में प्रचलित है, शुभ अवसरों पर किया जाता है, कहार जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। धीवर नृत्य कहार जाति के लोगों द्वारा। कर्म और शीला नृत्य कब किया जाता है, ये भी मिर्जापुर सोनभद्र द्वारा। मिर्जापुर सोनभद्र में कौन सा किया जाता है, एक चौलर नृत्य किया जाता है मिर्जापुर सोनभद्र में, एक चौलर नृत्य किया जाता है, दूसरा कौन सा, कर्म और शीला नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो कर्म और शीला नृत्य मिर्जापुर सोनभद्र में कौन सी जनजातियां हैं, कोल और खरवार जनजातियों की स्त्रियां और पुरुषों द्वारा संयुक्त, यानी जो मिर्जापुर और सोनभद्र में जो जनजाति समुदाय है, कोल जनजाति और खरवार जनजाति, उनके स्त्री पुरुष दोनों मिलकर संयुक्त रूप से नृत्य करते हैं। अगला है पासी नृत्य। पासी नृत्य में पूर्वांचल और अवध के पासी समाज के लोगों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। और ये क्या होता है, अलग अलग मुद्राओं में, 7 अलग अलग मुद्राओं में युद्ध की बात किया जाता है। सोचिए कितने युद्ध ही है। छोलिया नृत्य क्या होता है, छोलिया नृत्य की बात, यह नृत्य राजपूत समुदाय द्वारा नृत्य विवाह उत्सव पर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तलवार ले लेते हैं, जब शादी ब्याह हो रहा होता है तो राजपूत समुदाय के लोग तलवार ले लेंगे, ढाल ले लेंगे एक हाथ में और बढ़िया से युद्ध कला का प्रदर्शन करेंगे, डांस नाचते नाचते, तो उसी कहते हैं। तो छोलिया नृत्य राजपूत समुदाय द्वारा विवाह के अवसरों पर किया जाता है। इसमें
नृत्य करते समय एक हाथ में तलवार तो दूसरे हाथ में ढाल ले ली जाती है। नौटंकी अगर आप कानपुर के रहने वाले हैं तो जरूर जानते होंगे। हाथ रसी और कानपुरी नाट्य शैलियों में संवाद और गायन के प्रस्तुतिकरण को नौटंकी कहते हैं। नौटंकी रामलीला का आयोजन अक्टूबर मास की नवरात्रि में किया जाता है। आप जितना जानते हो लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि लोक नृत्यों की विषय वस्तु लोक गीतों की तरह है। जैसे हमारे लोकगीत होते हैं तो लोकगीत देख लोगे, एक तरफ लोकगीत लोग गा रहे हैं यानी गाना गा रहे हैं, गाना बजाना डांस करना तो साथ में ही होता है ना। तो जिस तरह से लोक गीतों की तरह सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित होती है, तो जिस तरह हमारे लोकगीत हैं लोक गीतों की तरह लोक नृत्य भी प्रदेश की विविधता को दर्शाते हैं। निष्कर्षतः यही कहा जाता है कि लोक नृत्यों की विषय वस्तु लोक गीतों की तरह सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित होती है। लोक नृत्यों के माध्यम से हम अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखते हुए तथा उन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में ये लोक नृत्य सहायक सिद्ध होते हैं। इसकी यानी सही बात है, जो विचार होते हैं, जो रिवाज होते हैं, इनके माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। इनकी निरंतरता सांस्कृतिक संरक्षण को प्रोत्साहित करती है। जैसे रामलीला, कृष्ण लीला का मंचन लोक नृत्य के माध्यम से करके हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण करके इसे उन्हें आगे बढ़ाते हैं। यद्यपि आधुनिक सिनेमा एवं अन्य मनोरंजन के साधनों की उपलब्धता ने लोक नृत्यों को महत्व को कम किया है। ठीक है।